बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के 55 प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन बाई सेक्शन रीड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 120 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को 120 सेक्शन को रीड किया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सेक्शन 121 बेस्ट जजमेंट के हवाले से है कि बेस्ट जजमेंट किन हालात में, किन असूलों के तहत और किस हद तक हो सकती है, उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या केस लाज हैं, इसके ऊपर हम तफसीली रहनुमाई लेंगे सर मंशा खेरा साहब से। सेशन का बाकायदा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं तलावत कुरान पाक से। हमजा एडवोकेट उनसे मैं गुजारिश करूँगा आएँ तलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमारी जो भी रिटर्न होती है वो डीम्ड असेसमेंट होती है कमिश्नर की, और इसको फर्दर अकॉर्डिंग टू लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कई सेक्शंस हैं जिसमें अमेंड किया जा सकता है। ऑडिट के अंदर भी अगर हम रिकॉर्ड नहीं देते तो उसके अंदर भी सेक्शन 121 अप्लाई होता है, उसके तहत भी इसको अमेंड किया जा सकता है, और फर्दर कई इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है बेस्ट जजमेंट का सेक्शन 121, उसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा खेरा साहब से तशरीफ़ लाएँ और इसके ऊपर हमें तफसीली रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं कि आज हम दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं पहले रोज़ों के बाद। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट थी। आगे कौन बेटा? और डेफिनेशन में फिर असेसमेंट के बाद काइंड ऑफ असेसमेंट थी, और उन काइंड में एक जो पहले सेल्फ असेसमेंट थी हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड काइंड जो थी वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। तो सेक्शन है 121। तो हम पहले ये सेक्शन 25 था, पहले कंपैरेटिव देख लें। असेसमेंट की डेफिनेशन थी तो इंक्लूड प्रोविजनल असेसमेंट, री असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, द कोगनेट एक्सप्रेशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो ये डेफिनेशन जो है इटसेल्फ इज नॉट ए डेफिनेशन। जहाँ कहीं वर्ड इंक्लूड यूज़ होता है तो वर्ड इंक्लूड जो है वो वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट या एक्सटेंशन है। जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं की गई, बल्कि उसमें कहा गया ये चीज़ें भी शामिल हैं उसमें। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो नहीं दी गई। तो वो डेफिनेशन फिर जब कहीं स्टैचू में ना दी हो तो फिर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, या जुडिशली डिफाइंड किसी कोर्ट ने डिफाइन की हो तो उसको देखते हैं। उसकी डिफरेंट डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग जो है, डायरेक्टली मीनिंग तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिर हम उनको एनालिसिस करते हैं कि उनके वो डेफिनेशन जो है डिफरेंट, एक वर्ड मल्टीपल डेफिनेशन उसकी हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं हमारा जो कंटेस्ट है या सब्जेक्ट है उसमें कौन सी फिट इन होती है, प्रॉपर जो फिट इन होती है उसको हम लेते हैं। उसको फिर पॉपुलर मीनिंग है, जनरल मीनिंग है, डायरेक्टिव मीनिंग है, या उस फील्ड में कमर्शियल मीनिंग है, उस फील्ड में उसके क्या मीनिंग लिए जाते। जैसे हमारा फाइनेंशियल है या फिजिकल है तो इसमें उसके क्या मीनिंग है। तो डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो वहाँ जो फिट इन होता है फिर उसके वो मीनिंग दिए जाते हैं। तो यहाँ ये वर्ड जो है इसमें भी डिफाइंड है, 79 वाले में इसको डिफाइन है, आलमोस्ट एक जगह है। तो उसके बाद ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 1961 की इंडियन एक्ट है उसमें भी डिफाइन है, और इनकम टैक्स 1922 में डिफाइन है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ना हिस्ट्री को देख लेते हैं कि क्या है। तो असेसमेंट में ये है। उसके बाद नेक्स्ट
ये इसकी डिफरेंट मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग जो है डिक्शनरी मीनिंग भी है, इसके बाद डिफरेंट डिक्शनरी में इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद जुडिशियल मीनिंग में असेसमेंट्स में हम इन क्रक्स में देखें तो इट मीन्स ये ऑल दोज प्रोसेस, ऑल दोज स्टेप्स जो हैं जो हम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम या ऐसे कह लें सब्जेक्ट वैल्यू जो है, जैसे इनकम टैक्स में हमने इनकम टैक्सेबल इनकम डिटर्मिन करनी है तो उसके लिए जितने भी प्रोसेस स्टेप्स लेंगे तो वो उसको हम कहेंगे एक पार्ट ये है, दूसरा डिटर्मिनेशन प्रोसेस स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अगर दूसरे लॉ देखें जैसे सेल टैक्स है तो वहाँ अगर असेसमेंट को कहेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, आज स्टेप जो उसकी डिटर्मिनेशन है। जैसे एक्साइज में वहाँ प्रोडक्शन सब्जेक्ट मैटर होता है या सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू डिटर्मिन, कस्टम में कस्टम वैल्यू होती है। तो हर जो भी फिस्कल स्टैट्यूट होगा उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए जो भी स्टेप्स प्रोसेस अडॉप्ट किए जाएंगे या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे उन सारों को असेसमेंट कहेंगे, ये एक पार्ट है। दूसरा इसको डिटर्मिन करना, दूसरा टैक्स लायबिलिटी, वहाँ सेल टैक्स लायबिलिटी, वहाँ कस्टम ड्यूटी है, वहाँ एक्साइज ड्यूटी है। तो उस टैक्स को या टैक्स ड्यू को या टैक्स लायबिलिटी को या ड्यूटी को या कस्टम टैक्सेज और ड्यूटी उसको डिटर्मिन करने के लिए जो भी स्टेप प्रोसेस प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं या प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाती है उन सारों को इन करेक्ट दो चीज़ों को सब्जेक्ट वैल्यू डिटर्मिनेशन और टैक्स ड्यू डिटर्मिनेशन या ड्यूटी ड्यू डिटर्मिनेशन के दो स्टेप प्रोसेस होते हैं, उन सारों इन दोनों को हम कहते हैं असेसमेंट है। ठीक है, ये अदरवाइज आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इनकम डिटर्मिनेशन, उसी तरह वो अर्थ क्रक्स ये है कि ये दो चीज़ें डिटर्मिन होनी है। आगे जी आगे कि अगर पढ़ना है तो देख लेते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने ये कर लिया हुआ है। तो अब उसमें आ जाए बेटा, ये काइंड ऑफ असेसमेंट है। तो इसमें हमने असेसमेंट कंसेप्ट में असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, ओरिजिनल है, रिवाइज है, डीम्ड है, एग्रीड है। तो इसमें फिर ओरिजिनल असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट 120 है। तो अब ये प्रोविजनल असेसमेंट है, ये भी ओरिजिनल असेसमेंट है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है ये भी ओरिजिनल है, ये अमेंडेड नहीं है। ठीक है ना, अमेंडेड में ये ओरिजिनल है तीनों। प्रोविजनल असेसमेंट जहाँ कहीं लॉ में है तो वो भी फर्स्ट असेसमेंट होगी। तो जो सेल्फ असेसमेंट होती है, आप रिटर्न फाइल करते हैं तो दैट इज डीम टू बी असेसमेंट पास बाय द कमिश्नर, और उसमें डाटा शाटा जो है डीम टू बी असेस्ड ऑन द डेट रिटर्न इज फाइल्ड। इस तरह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है ये भी ओरिजिनल असेसमेंट होगी, ये अमेंडेड नहीं होगी। अमेंडमेंट से 122 का कोई ऑर्डर होया वो फर्दर अमेंडमेंट या उससे ये नहीं आएगी, या सेल्फ असेसमेंट से ये नहीं होगी। सेल्फ असेसमेंट होगी तो पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा, वो जीरो नलीफाई करना पड़ेगी और उसको ख़त्म करके फिर एक और ओरिजिनल असेसमेंट होगी, वो बेस्ट असेसमेंट होगी। बेस्ट असेसमेंट को या यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट को उसको अमेंड किया जाए या फर्दर अमेंड किया जाए तो वो दूसरी अमेंडमेंट होती हैं। तो ये तीनों ओरिजिनल असेसमेंट है। उसके बाद अमेंडमेंट रिवाइज या अमेंडमेंट असेसमेंट है। अमेंडेड असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन 122(5) में होती है, उसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाए कोई तो उस सिचुएशन में हो सकती है। उसके बाद अमेंडेड बाय रिवीजन ऑफ रिटर्न, अगर आप खुद रिवीजन रिटर्न कर देते हैं वो भी डीम्ड ऑर्डर 122(3) का हो जाता है, वो भी असेसमेंट होती है 122 में। इस तरह एडिशनल कमिश्नर जो है उसके पास भी पावर है, वो भी रिवीजन 114 में 122(a) में भी फर्दर अमेंडमेंट जो है मल्टीपल अमेंडमेंट हो सकती हैं, वो 122(4) में हो सकती हैं। एस्केप, इनका डिफरेंट नेम जो है डिफरेंट स्टैच्यू में इसी अमेंडेड असेसमेंट को, कहीं इसका अमेंडेड असेसमेंट कहा, कहीं इसका एस्केप असेसमेंट का रख लिया, कहीं एडिशनल असेसमेंट का रख लिया, कहीं री असेसमेंट लिख गया। डिफरेंट नेम से इस जो सेक्शन है 122 वाला डिफरेंट स्टैच्यू में इस सेक्शन से स्टार्ट होता है। रेक्टिफाई असेसमेंट जो है कि अगर आपका उसमें एरर है, अपरेंट ऑन रिकॉर्ड एरर मिशन है तो वो रेक्टिफाई वाला भी इससे होगा 221 है, पुराने भी सेक्शन है। अपील इफेक्ट है, असेसमेंट हो गई है ट्रिब्यूनल से या कमीशन से आ गई, फिर दोबारा असेसमेंट की तो वो भी अपील फैक्ट इसमें आती है। तो ये डिफरेंट काइंड है। तो आगे नेक्स्ट ये डिफरेंट सेक्शन है। सेल्फ असेसमेंट के डिफरेंट सेक्शन क्या है, प्रोविजनल के डिफरेंट लॉ जो है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में क्या है, 79 में क्या है, इसको अगर आप देखना चाहें तो इंडियन एक्ट 61 में क्या है, 1922 में क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोविजन ये वाला है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहले बेटा उधर
इसमें कंपैरेटिव सेक्शन जो है, जब कभी भी आपने कोई आर्डर या कोई चीज़ पास हुआ है तो आप देखें सबसे पहले कि उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को देखना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेटिव नेम एक्सपर्ट असेसमेंट भी है। तो इसका जो ऑर्डिनेंस 2001 है, इसमें रेलिवेंट सेक्शन 121 है, और इससे पहले रिपील ऑर्डिनेंस जो 79 था उसमें 63 था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इंडियन है उसमें इसको 144 है, और उसके बाद इनकम टैक्स 1922 में 23(4) है। तो अब इसमें अगर आप केस लॉ भी ढूंढना चाहें तो 23(4) के ढूंढ सकते हैं, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के होंगे। इंडियन को ढूंढना चाहते हैं तो 144 के आप डाल के गूगल पे भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, आजकल तो आपको वर्सटाइल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ आप केस लॉ है, इंडियन कानून की एक साइट है, उसमें डालें 144 के केस लॉ ढूंढे, सारे बेस्ट जजमेंट आ जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट के डालें 23(4), वो बेस्ट जजमेंट के सारे आ जाएंगे। हर चीज़ उसके मीनिंग, ये स्कोप, इम्प्लीकेशन, हर चीज़ आपको मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तानी देखना चाहें तो रिपील ऑर्डिनेंस पुराना देखना चाहें तो 63 सेक्शन डालें तो वो उसके मतलब आ जाएंगे। इसी तरह करंट देखना चाहें कि इस वक्त ऑर्डिनेंस कौन सा है तो उसमें 121 आप डालेंगे तो वो आप सारे आ सकते हैं। हम यहाँ सारे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट लॉज भी डिस्कस करेंगे, सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। नीचे आए ये इसी तरह बाकी सेक्शन जो है उनके भी कंपैरेटिव दिए हुए हैं। अगर आप चाहें रिवीजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, उनके कंपैरेटिव सेक्शन जो है इस ऑर्डिनेंस में क्या है, 79 वाले में क्या है, दूसरे में क्या है, ये ऑनवर्ड है। नीचे रेक्टिफिकेशन की भी तो ये बेस्ट जजमेंट का 121 है, 63 है, 144 है, 24(4) है। तो आगे हम इनको आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बेस्ट जजमेंट में क्या है। तो सबसे पहले तो इनके हम कंपैरेटिव सब में देखेंगे कि सब की लैंग्वेज क्या है, कैसे हमने इंटरप्रेट करना है। तो इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन मेन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, व्हाट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दूसरा, व्हेन इट कैन बी मेड, तो कौन से सरकमस्टांसेस हैं लीडिंग टू ए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कौन से सरकमस्टांसेस हैं किस में। फिर उसके बाद स्टैचुरी प्रोसेस, प्रोसीजर क्या है या कंडीशंस क्या है, क्या हमने प्रेसिडेंट कंडीशन अडॉप्ट करनी या क्या प्रोसेस या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उस बेस्ट जजमेंट को करने के लिए। फिर उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हमने करनी है उसमें हाउ इट कैन बी मेड, तो टैक्स लाइबिलिटी हमने डिटरमिन करनी है और या टैक्सेबल इनकम करनी है तो उसके प्रोसीजर हम क्या करेंगे, जब क्या कौन से बेसिस अडॉप्ट करेंगे, हाउ इट टू बी मेड। सबसे पहले व्हाट इज असेसमेंट, फिर व्हेन इट कैन बी मेड, फिर व्हाट इज़ द प्रोसीजर, देन हाउ इट कैन बी मेड। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंट सेक्शन में क्या वेदर इट कुड बी ए पीनल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट का वर्ड क्या पीनल हो सकती है, क्या सिमल्टेनियसली ये सेक्शन 121 और 122 वो हो सकता है कि नहीं, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके कोई टाइम लिमिटेशन है कि विद इन व्हाट लिमिटेशन ये हम कर सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल ये क्वेश्चन है, ये हमने डिटरमिन करने हैं और ये इसी लॉ में भी यही है। और फिर असेसमेंट करने के बाद ऑर्डर जो करना है उसने, उसका क्या प्रोसेस स्टेप है, उसमें किसको करना है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और किसको सर्व करना है और उसकी अपील कहाँ होनी है। तो हम रेलेवेंट सेक्शन देखेंगे, फिर सेक्शन से ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कौन कौन से ये 5-6 क्वेश्चन जो है यहीं से डिटरमिन करेंगे। फिर रेलेवेंट केस लॉ भी देखेंगे, दूसरी चीज़ें भी देखेंगे और इनके फर्दर जो इसमें कोई क्वेश्चन अराइज होंगे तो उनको भी हम सेटल करेंगे। क्लियर जी। सबसे पहले हम देते हैं इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 3 वर्ड इसमें से बेस्ट इंपॉर्टेंट है और जजमेंट इंपॉर्टेंट है और असेसमेंट आपने पहले देख लिया कि डिफाइन कर लिया कि इसको हम कहते हैं कि ऑल स्टेप प्रोसेस जो है जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी में आते हैं वो सारे स्टेप्स प्रोसेस जो हैं उनको हम असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ दूसरा जजमेंट है, तो जजमेंट का वर्ड हम देखेंगे कि इसके क्या मीनिंग है। फिर बेस्ट है, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो इसमें गुड भी ठीक नहीं, गुड से आगे बेटर है, बेटर के बाद ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्ट और फेयर जजमेंट होनी चाहिए। जस्ट गैस वर्क या आर्बिट्रली या मैकेनिकल या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी भी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर हम बेस्ट को अदरवाइज बनाए तो फाइनेस्ट होनी चाहिए, टॉप की चीज़ होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, ग्रेट भी नहीं उससे भी
उससे भी बड़ी थर्ड डिग्री जो है उस लेवल की होनी चाहिए। तो इसलिए उस लेवल की नहीं है, आम है, आर्बिट्ररी है, गेसवर्क है, एजम्पशन है, प्रजम्पशन है, तो इस तरह मैकेनिकल है, तो वो इस वर्ड जो है इसको फिट नहीं होगी, इसको क्वालिफाई नहीं करेगी, वो उसको हम बेस्ट नहीं कहेंगे, उसको बेस्ट जो है जजमेंट असेसमेंट नहीं कहेंगे। तो इसलिए उसको आप इस बेसिस पे, या पीनल इन नेचर है, रिटेलिएशन में है, तो इस सिचुएशन में जो भी जजमेंट होगी या ऑर्डर होगा तो इस बेसिस पे आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। हम केस लॉ भी इसमें देखेंगे। तो वैसे तो जो टाइटल होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जो इसकी बॉडी होती है या कॉन्टेक्स्ट या सब्जेक्ट होता है लॉ का, वो उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्डन की वैल्यू होती है, लेकिन ये भी हेल्पफुल होता है फॉर द इंटरप्रटेशन के लिए। तो इसलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो ये कब हो सकती है, तो पहला तो इसको डिफाइन हमने करना है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है। असेसमेंट हमने डिफाइन कर ली, और उसके बाद जजमेंट यूजुअली डिसीजन होता है ऑफ द, वैसे तो जनरली कोर्ट का डिसीजन है टू डिटरमिन द डिस्प्यूट एंड डिटरमिन द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टी देयर टू। तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं, या एक जनरल मीनिंग भी हम दे सकते हैं कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग, जो मेंटल कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द थिंग, देन प्रोसेस कैरी आउट टू फॉर्म द ओपिनियन, ओपिनियन के बाद रेंडरिंग आउट डिसीजन। किसी चीज़ को आप माइंड अप्लाई करना, माइंड अप्ला के उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोसेस अडॉप्ट करना कि ओपिनियन फॉर्म करना उसके मतलब, फिर एक डिसीजन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन दे देना। तो इसको हम यूजुअली जजमेंट कहते हैं। वैसे जजमेंट में हम एवेल्यूएशन का भी, असेसमेंट भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो कोर्ट में कोर्ट की जजमेंट होगी तो वो फिर वो जो जज होगा दैट शुड भी, उसके पास पावर हो जजमेंट देने की, उसके बाइंडिंग फोर्स भी हैं, इफेक्ट भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी है, नॉन फॉलो के लिए कंटेम्प्ट भी है। तो इसलिए जजमेंट या आर्डर जो है डिफरेंट लोगों का अल्टीमेटली डिसीजन है। एग्जेक्टिव का भी डिसीजन हो सकता है, ये एग्जेक्टिव जो है वो भी माइंड अप्लाई करके स्पीकिंग आर्डर फॉर्म ओपिनियन करके डिसीजन दे सकता है। जैसे कमिश्नर अपील या डीसीसी आर्डर देते हैं उनको हम एग्जेक्टिव डिसीजन कहते हैं या कुज़ाई जुडिशियल कहते हैं। इस तरह एपलेट अथॉरिटी है वो कुज़ाई जुडिशियल है, जुडिशियल नहीं है। जुडिशियल में जहाँ कोर्ट डिसाइड कर रहा हो, जिसके बाइंडिंग इफेक्ट भी हो, कोर्ट हो तो हम उसको जुडिशियल कहते हैं। नीचे वाले कुज़ाई का मतलब है जस्ट लाइक जुडिशियल, उसी तरह उसने भी राइट लायबिलिटी डिटरमिन करनी है, यहाँ भी राइट डिटरमिन जो है डिस्प्यूट में या कंट्रोवर्सी में डिटरमिन हो रहे हैं। तो जजमेंट को हम, जजमेंट एक डिसीजन है ऐसे लेने, या ऑर्डर है जो राइट एंड लायबिलिटी इन कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट या सूट या किसी चीज़ में उनको डिटरमिन करता है आफ्टर हेयरिंग द पार्टी। बाद दफ़ा दो पार्टी होती है, बाद दफ़ा स्टेट वर्सेस टैक्स पेयर होता है, यहाँ यूजुअली स्टेट वर्सेस टैक्स पेयर होता है। तो उनकी एलिगेशन को डिटरमिन करना हमारे अप्लाई को लेके, तो उसके मुताबिक फैक्ट, सर्कमस्टांसेस और एविडेंस को सामने रखते हुए चीज़ों को डिटरमिन करना, जो ऑर्डर होना है उसको ऑर्डर या जजमेंट कहेंगे। अब उसमें गैस वर्क क्या हो, या आर्बिट्री होगी या मैकेनिकल होगी, उसकी क्या वैल्यू है। जब ये वर्ड यूज़ हुआ तो वो फिर मैकेनिकल या आर्बिट्री या फैंसीफुल या वो चीज़ें जो होंगी, या गैस वर्क जो होगा, या एज ही लाइक जितनी मर्जी फिगर एस्टिमेट करे, ये उसके लिए डिस्क्री की पावर नहीं है। तो डिस्क्री पावर को यह वर्ड करटेल करता है कि दैट शुड बी बेस्ट वन, इवन अबव देन द गुड और बेटर, उससे भी ऊपर होनी चाहिए, फेयर ऑनेस्ट होनी चाहिए। रिटेलिएशन में एक बंदे ने कंप्लाई विद नहीं किया तो रिटेलिएशन में कोई पीनल असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस फेयर और ऑनेस्ट होनी चाहिए। तो उसको हम आगे देखते हैं। तो पहले इसमें ये डेफिनेशन मैंने जो डिफाइन किया, आगे इसमें केस लॉ भी है, वहाँ भी हम देख लेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन इट कैन बी मेड। तो अब इसमें दो सिचुएशन है जब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। एक है कि रिटर्न आपने फाइल कर दी है, उसके बाद कब हो सकती है, और रिटर्न ना फाइल करने से पहले कब हो सकती है। दो सिचुएशन है। तो पहले तीन इसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। तो इसमें वर्ड फेलियर भी इम्पॉर्टेंट है कि फेलियर मीन जस्ट नॉट मेयर नॉन कंप्लायंस को फेलियर नहीं कहते हम, बल्कि विलफुली कोई चीज़ जो उसमें जिसमें नेग्लिजेंस हो या इंटेंशनली आप जो काम ना करें, तो फिर वो भी डिटरमिन करना है। तो उस सिचुएशन में होगी तो फिर बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 144।
तो पहला जो सरकमस्टांसेस हैं, बल्कि इसके अंदर दो सरकमस्टांसेस हैं, सेक्शन 114(3) और 114। इन दोनों सेक्शन में नोटिस आए और आपसे रिटर्न डिमांड करें और आप उसको फाइल ना करें इन रिस्पांस टू दैट नोटिस, तो उस सिचुएशन में फिर बेस्ट जजमेंट हो सकती है। अब 114(3) क्या है, खोल के बताएं। 114(3) जो है, जहाँ कहीं 3 सिचुएशन है वहाँ। नंबर 1 सिचुएशन ये है कि कोई बंदे की डेथ हो गई है, अब उसकी रिटर्न फाइल करनी है तो लीगल हेयर्स को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, कोई बैंकरप्ट हो गया है तो उसको बैंकरप्सी हो गई है तो उसको नोटिस देना है कि आप रिटर्न फाइल करें। तीसरी सिचुएशन है कि आप अबाउट टू लीव पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल रिटर्न फाइल करना होती है। तो उस सेक्शन में, तो उस सिचुएशन में, 3 सिचुएशन में अगर जो कमिश्नर है या डीसी है वो समझे कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, वो आपको नोटिस दे कि आप अपनी द कमिश्नर बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर ए पर्सन और पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम by the date specified in the notice for a period not less than 12 months where the person has died। तो रिप्रेजेंटेटिव को लीगल हेयर को देगा जहाँ डेथ हो गई। दूसरा, पर्सन हैज़ बिकम बैंकरप्ट और गोइंग इनटू लिक्विडेशन, कंपनी शंपनी लिक्विडेशन में जाती है, इंडिविजुअल जो है बैंकरप्सी में रहता है, तो इस सिचुएशन में उन्होंने। तीसरा, पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान, द कमीशन अदरवाइज। चौथा भी है कि कमीशन अदरवाइज कंसीडर टू अक्वायर सच स्टेटमेंट टू बी फर्निश, अदरवाइज वो समझे कि इसको फाइल करना है किसी बंदे को, उसको नोटिस दे और वो नोटिस को फेलियर हो, कंप्लाई विद ना हो, उसकी इंटेंशनली कंप्लाई विद ना करे, उसको मिल भी जाए, नोटिस यू भी हो, सर्व भी प्रॉपर्ली हो, अल्टरनेटिव जितने मोड हैं वो भी एग्जॉस्ट हो गए, उसके बावजूद वो फाइल ना करे, तो उस सिचुएशन में फिर बेस्ट जजमेंट, पहला सर्कमस्टांसेस ये वाला है जिसमें बेस्ट जजमेंट हो सकती है। क्लियर जी। दूसरा 114(4) है। 14(4) में यूजुअली आपको 114 में एक में रिटर्न फाइल करनी होती है, आपकी टैक्सेबल इनकम हो, आप कंपनी हो, बहुत सारे गाड़ी हो, हाउस हो स्पेसिफिक, और आपका NTN हो, आप किसी बार के मेंबर हो, उनके लिए मैंडेटरी है। 14(1) में डिफरेंट लोग मेंशन है। अगर आप उनमें फाइल करते हैं और आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो या कमिश्नर समझता है इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल और आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है एंड यू हैव नॉट फाइल्ड, तो वो आपको नोटिस दे सकता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। और रिटर्न से मुराद रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट उसको पूरा कंप्लीट, तो आपको 114(4) का नोटिस आ जाए, जिस बंदे को भी आ जाए। अगर वो फिर रिटर्न फाइल नहीं करता, वो फेलियर मेयर नॉन कंप्लाइंस नहीं, वो सारे एग्जॉस्ट मोड कर लेते हैं, उसके बाद अभी आप नहीं करते तो फिर वो रिकोर्स टू बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन जो है 1 जो है, ये सरकमस्टांसेस में फिर उस आदमी की बेस्ट जजमेंट हो सकती है। फिर उसकी डिटर्मिनेंट टैक्सेबल रिटर्न भी हो सकती है और टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है। बेसिस फिर हम आते, पहला ये पहले में 2 सरकमस्टांसेस है, उसके बाद नेक्स्ट वापस है बेटा। दूसरा सरकमस्टांसेस व्हेन इट कैन बी मेड furnish a return as required under section 143 and 144। तो ये 2 सेक्शन जो है, इनमें अगर रिटर्न फाइल नहीं की जाती तो 143 जो है वो नॉन रेजिडेंट जो आपका शिप है, शिप ओनर जो है वो अगर पाकिस्तान में उसकी एंट्री होती है, लैंडिंग होती है या यहाँ से जाता है तो उसने अपनी उस पीरियड की रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसके लिए सेक्शन 143 है। तो 143 उस अगर रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसको भी नोटिस दिया जा सकता है। अगर नोटिस दिया जाए फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न और फेलियर टू हो तो उस सिचुएशन में फिर उसकी भी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। इसी तरह एयरक्राफ्ट वाला जो जहाज़ वाले, आम जहाज़ जो है उस वाले हैं तो उसके लिए 144 खोल के दिखाए मैडम रेलेवेंट सेक्शन। पीछे 143 43 है ना बेटा, 143 नॉन रेजिडेंट शिप ओनर आर चार्टर बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप ओन्ड और चार्टर बाई नॉन रेजिडेंट पर्सन फ्राम एनी पोर्ट इन पाकिस्तान द मास्टर ऑफ द शिप शैल फर्निश टू द कमिश्नर ए रिटर्न शोइंग द ग्रॉस अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिप।
where the master of the ship has furnished a return under section 1, the commissioner shall, after calling for such particular account and document as may be required, determine the amount of tax due under section 7 in respect of ship, and so far as possible notify the master in writing of the amount payable. The master of the ship shall be liable for the tax notified in subsection 2, and provision of section shall apply as to tax as it were tax due under the assessment order. Where commissioner is satisfied that master of the ship or non-resident owner charter of the ship is unable to furnish the return required under subsection before departure of ship from a port in Pakistan, the measure may allow the return to be furnished within 30 days of the departure of the ship, provided non-resident owner charter has made a satisfactory arrangement for the payment of the tax due under section 7 in respect of ship. The collector of custom or other authority officer shall not grant a port clearance of a ship owned or chartered by the non-resident person until collector or officer is satisfied that any tax due under section in respect of ship shall have been paid, or that arrangement of his payment has been made to the satisfaction of the commissioner. The section shall not relieve the non-resident owner or charterer of the ship from the liability to pay tax due under this section that is not paid by the master ऑफ द शिप। तो इसी तरह ये भी उसी तरह ही है अगला भी। तो जब उसने पाकिस्तान छोड़ना है या उस पीरियड का है तो उसने नॉन रेजिडेंट ने अपनी रिटर्न फाइल करनी, और रिटर्न नहीं फाइल करता या टैक्स नहीं देता तो उस सिचुएशन में उसकी भी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तो आप समझिए, तो दो सर्कमस्टांसेस हो गए। तो व्हेन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड, ये वो है जहाँ फेलियर टू फाइल रिटर्न। तो तीसरा है फेल टू फर्निश स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 166। 166 जो है वेल स्टेटमेंट है। तो वेल स्टेटमेंट आपने रिटर्न के साथ फाइल करना होती। अगर कोई वेल स्टेटमेंट जो आपकी वेल स्टेटमेंट ऑफ एसेट लाइबिलिटी है या पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आप अगर फाइल नहीं करते, जो रिक्वायर्ड टू फाइल है वो या आपको नोटिस आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप फाइल नहीं करते, तो इस सिचुएशन में भी फिर आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तो ये है ना ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड स्टेटमेंट। तो अब वाला नेक्स्ट जो है वो नॉन फाइलिंग का नहीं, वहाँ आपने रिटर्न फाइल कर दी है और डीम सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर है वो आपका हो गया अंडर सेक्शन 120, और उसके बाद आपकी ऑडिट की सिलेक्शन हो गई है अंडर सेक्शन 177। तो उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड नहीं देते या रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करते 100%, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देते हैं, या कोई आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी है उसका आप रिप्लाई नहीं देते, तो इन दैट सिचुएशन जो आपकी डीम असेसमेंट है दैट इज़ डीम टू बी कैंसल्ड, एज ए नलीफाई हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और वो प्रोसीड करेगा, जो ऑफिसर है प्रोसीड करेगा अंडर सेक्शन 170(10) रीड बेस सेक्शन 121, इसके तहत फिर वो असेसमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। तो ये वाला हम पढ़ लेते हैं। फेल टू प्रोड्यूस before the commissioner a special auditor panel appointed under section 11 of the 70, or any person employed by the firm a chartered account or firm post cost and management account under section 177, accounts document and record required to be maintained under section 177, or another relevant document evidence that may be required by him for the purpose of making assessment of income and determination of tax due। तो उसकी टर्मिनेशन के लिए रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस ना करे या इनकम्प्लीट रिप्रोड्यूस, या जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है वो चीज़ें ना दे, एक्सप्लेनेशन ना दे, तो इन दैट सिचुएशन वो फिर बेस्ट जजमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट आपकी इनकम डिटरमिन करेगा, टैक्सेबल इनकम और ड्यू टैक्स डिटरमिन करेगा। क्लियर? डी में आएगा तो ये फिर अमेंडेड असेसमेंट नहीं गिनी जाएगी? नहीं, ये ओरिजिनल पहली कैंसिल हो जाएगी। ओरिजिनल तो पहली कैंसिल का कहीं पे है ना, अभी हम देखते 100 नहीं 170(10) कुल 10 में भी ये कॉरस्पॉन्डिंग इसमें भी देखो पहले 170(10) पहले ये कंट्रोवर्सी आई थी शुरू में, तो इसमें हमने फिर चैलेंज किया था कि एट ए टाइम दो, ये तो अमेंडेड असेसमेंट है, ओरिजिनल हो गई, दूसरी ओरिजिनल नहीं हो सकती। तो पहले ये सेल्फ जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, इसके लिए पहले आपको नोटिस दिया जाता था, अगर आप रिप्लाई नहीं देते थे 122C का प्रोविजनल असेसमेंट होती थी। फिर उसके लिए आपको अगर नहीं करते थे वो प्रोविजनल असेसमेंट करते थे, उसके बाद फिर आपके लिए ये 45 डेज होते थे, फिर उसमें आप रिटर्न फाइल कर दें तो बिट हो जाती थी प्रोविजनल, ठीक है। वो फिर उसके बाद फिर वो फनल्टी अटेन करती थी, फिर अपील मैटर शर्ट चलते। अब वो फिर वो मेट होगी, 2010 में आई थी, 2017 में वो मेट होगी, तो उसके बाद फिर ये सेक्शन जो है 10 आ गया। तो इसमें 10 सेक्शन के तहत, बल्कि इससे पहले हम और पढ़ते जाएं तो 2AA आए पहले, वो इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2
इसी का 170 का 2 AA, फिर हम 10 पढ़ते हैं, ठीक है। 2 AA ये दोनों सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें व्हेन वाला भी है और हाउ वाला भी है, किस तरह बनना नहीं, ठीक। व्हेन वाला तो वही है कि आपका प्रोड्यूस नहीं किया, वेयर द टैक्स पेयर हैज़ नॉट फर्निश रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और हैज़ फर्निश इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद इज अनएबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इस सिचुएशन में होगी। अब क्या है आगे, इट शैल बी कंस्ट्रूड दैट टैक्सेबल इनकम हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर एंड कमिश्नर शैल डिटरमिन टैक्सेबल डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरियल बेंचमार्क, ये हाउ टू बी मेड, ठीक है। सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशियो प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड, अभी बोर्ड ने प्रेस्क्राइब नहीं की, इसी को भी मिल रहे में आगे। सेक्टोरियल रेशियो क्या है, व्हाट इज सेक्टोरियल रेशियो? The expression sectorial benchmark ratio means standard business sector ratio notified by the board on the basis of comparative cases and includes financial ratios, जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, करंट रेशियो है, एसेट रेशियो है, दूसरी इन्वेस्टमेंट रेशियो है, इसी तरह आपकी ऑपरेटिंग रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, मार्जिन है, डिफरेंट रेशियोज जो हैं उनके मुताबिक इसकी कितनी, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करना है। उसके बाद प्रोडक्शन रेशो आपकी यील्ड रेशियो है, आपकी यील्ड क्या है, वेस्टेज क्या है, दूसरी चीज़ें क्या है, वो उसके मुताबिक आपकी, जिसमें प्रोडक्शन में होते हैं, जैसे कि आपका शुगर है तो उसमें शुगर कितनी निकलती है, उसमें वेस्टेज कितनी है, आपकी मोलासिस कितना है, बगाज कितना है, तो वो रेशियो एक डिटरमिन है। टेक्सटाइल है, उसमें टेक्सटाइल में वो आपका मेन यील्ड 43% है, वेस्टेज है, विजिबल है, इनविजिबल है, तो वो चीज़ें आपकी डिफरेंट सेक्टर में। इसी तरह ग्रास प्रॉफिट है, तो आपके एक में 10% है, आपने 20% डिक्लेयर किया है, तो 10 वाले को कहेगा ये आपका क्यों नहीं है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड रेशियो, जहाँ आप वो कंप्लाई, जहाँ आप फॉल करते हैं बेस्ट जजमेंट में, तो इन रेशियो को फिर वो अडॉप्ट करता है, उसने कोई तो बेसिस अडॉप्ट करनी है, तो पैरेलल केसेस इसको हम कहेंगे, पैरेलल रेशियो, पैरेलल केसेस को फिर अडॉप्ट करके, तो उसमें ग्रास प्रॉफिट रेशियो है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो है, फिर नॉट प्रॉफिट पता नहीं क्या लिखिए, रिकवरी रेशियो है, वेस्टेज रेशियो है, सर अदर रेशियो है, सच सेक्टर एड में भी प्रेस्क्राइब, तो लेकिन ये अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं है। अगर वो प्रेस्क्राइब बोर्ड कर देता है तो फिर इसके मुताबिक वो डिटर्मिनेशन होगी। ये बेसिस जो कहते हैं कि हाउ टू बी मेड, हाउ के लिए ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, अभी तक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं है कि हाउ टू बी मेड, क्लियर। अभी तक मैकेनिकल, गैस वर्क, ये वो है, जो भी हम देखेंगे किस किस बेसिस पे हो सकती हैं, तो ये एक तो बेसिस सेक्टोरियल रेशियो बेसिस है। अब हम पढ़ लेते हैं कि पहले का क्या बनेगा, जो असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट वाली है, क्या वो एग्जिस्ट करेगी, दोनों एट ए टाइम होंगी, आप ओरिजिनल होंगी, या वो ख़त्म हो जाएगी, ये दूसरी ओरिजिनल आ जाएगी। अमेंडेड के लिए तो सेक्शन 122 है, तो ये तो वाला ओरिजिनल वाला सेक्शन है, तो उसमें भी लिखा हुआ है उसके 1 सेक्शन में कि ओरिजिनल असेसमेंट जो है ये वाली 1 में अमेंड होगी, तो यहाँ वो जो है दैट्स डीम टू बी कैंसल्ड। तो 110 सेक्शन जो है, नॉट विथस्टैंड एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 and 6 where a person failed to produce before the commissioner or chartered accountant for so to conduct audit, any accounts document record required to be maintained under section 174, other document electronic capital record etc. by the commissioner firm accountant, tax due, the purpose of audit, the determinant tax due, then the commissioner तो हे मे प्रोसीड टू मेक बेस्ट असेसमेंट अंडर द सेक्शन 121 ऑफ द ऑर्डिनेंस, एंड ये इंपॉर्टेंट, एंड असेसमेंट ट्रीटेड टू हैव बीन बेसिस ऑफ रिटर्न और एडवाइजर फाइल बाय द शैल बी ऑफ नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं होगा, दैट स्टैंड कैंसल। 170(10) का अलग ऑर्डर पास किया जाएगा, क्योंकि इसमें रेफरेंस उसका दे दिया गया, वहाँ भी रेफरेंस है। अब हम वहाँ आगे पढ़ लेते हैं। फर्दर रिमूवल ऑफ डाउट इट डिक्लेयर दैट पावर ऑफ कंटेंट सेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर ऑफ 214 नथिंग, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ आर्डर वैसे तो हम एज ए कानून जो लायर इंटरप्रेट करते हैं, तो हम तो कहते हैं कैंसलेशन का आर्डर पास करें, ठीक है। मैं यूजुअली जितने भी आते हैं उसमें एक ग्राउंड मेरा ये होता है कि अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं दिया तो वो रिकॉर्ड मेंशन करे मैंने कौन सा नहीं दिया, या इनकम्प्लीट है या कंप्लीट कैसे नहीं है।
रीज़न दे, रिकॉर्ड करे उसके मुताबिक फिर, और मेरा आर्डर कैंसिलेशन का करे कि उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, तो क्योंकि ये उसकी रीज़न है, तो फिर रिकोर्स करे टू द सेक्शन 121। तो लेकिन लीगली क्योंकि ये ओवरराइडिंग सेक्शन है, ये सारी चीज़ों का नॉट विद सेकंड से स्टार्ट है, तो इसलिए सारों को वो अंडरमाइन करता है, ओवरराइड करता है और डिक्लेयर करता है कि जहाँ आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, या आपने इनकम्प्लीट दिया, या आपने चीज़ें जो है वो फर्निश नहीं की, तो दैट स्टैंड नलिफाइड, वो दैट हैव नो वैल्यू। वो जो आपकी डीम्ड असेसमेंट या रिवाइज, इवन 122(3) वाली आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की है, तो उसका आर्डर कौन सा बन जाता है? अमेंडेड असेसमेंट अंडर सेक्शन 122(3), उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, वो भी वापस ख़त्म हो गई। अब ऐसे ही है जैसे आप रिटर्न फाइल करें तो डीम्ड असेसमेंट हो जाए 120 की, फिर वो आपको नोटिस दे शॉर्ट डॉक्यूमेंट का, तो आप इतने टाइम ना देते, वो भी ऐसे है जैसे आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो फिर आप वो डीम्ड असेसमेंट वहाँ भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आप 3 सिचुएशन में आपकी डीम्ड असेसमेंट जो एक्चुअल असेसमेंट हो गई है, डीमिंग एज पर लीगल फिक्शन, वो जो असेस्ड बाय द कमिश्नर है और उसका डाटा शेटर डीम्ड टू बी असेस है बाय द कमिश्नर, वो 3 सिचुएशन में रस हो जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक आपको नोटिस आ जाए, नोटिस आ जाए कि आप शार्ट डॉक्यूमेंट है, आप दें, आप विद इन टाइम वो ना दें, तो वो ऐसे नलीफाई हो जाएगी कि वो जैसे हुई ही नहीं है। इस तरह आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ना दें तो इस सिचुएशन में आपकी वो फिर रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह फिर अमेंडेड हो गई है, 122(3) का आर्डर आपने रिवाइज कर दी, वहाँ भी आर्डर हो गया हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आपने अगर उसका आर्डर हो रहा है, डाटा शेटर नहीं दिया, तो उसको आर्डर शीट पे या अदरवाइज को आर्डर कुछ तो देना चाहिए 170(10) का। वो आगे बताते हैं ना बेटा, अब आ जाए वापस आ जाते हैं ना 100, वहाँ भी ये चीज़ मेंशन है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब अभी जो हम पढ़ रहे थे डी प्रोड्यूस बिफोर द, यहाँ कंपैरेटिव उधर भी है और इधर भी, यहाँ ना होता तो फिर आर्डर मैंडेटरी था। पहले हम यही करते हैं, यहाँ आगे डिटरमिन आगे सर एक चीज़ इसमें एक मिनट, जो 2AA के अंदर और 170(10) के अंदर, एक मिनट है, वो डी ऊपर आ गया हैं? वो डी ऊपर है, नहीं ये वो आगे पूरा नहीं, नहीं वो तो नीचे ही आ जाए। ये अब इस पे आ जाते हैं। ये अब हाउ टू बी मेड, एक हमने वो पढ़ा था हाउ टू बी मेड, ठीक है, सेक्टोरियल रेशियो, एक इधर है हाउ टू बी मेड, और साथ वो जो रिटर्न फाइल की उसके मतलब भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं, इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसलिए उस आर्डर की ज़रूरत नहीं, अगर सिंपल उधर होता इधर ना होता तो फिर आर्डर मैंडेटरी था। यहाँ भी कह दिया कि जब उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो जो असेसमेंट हुई उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। द कमिश्नर में पहले सर्कमस्टांसेस हैं कि व्हेन इट कैन बी मेड बेस्ट जजमेंट, अब है हाउ इट कैन बी मेड, लेटर ऑन हम वो देखेंगे कि उसके सर्कमस्टांसेस या प्रोसेस प्रोसीजर स्टैचुटरी कंडीशन क्या है वो करनी है। तो ये कमिश्नर में बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम और इनकम ऑफ द पर्सन एंड टैक्स ड्यू देयर ऑन एंड असेसमेंट इफ एनी ट्रीटेड टू हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर शैल बी ऑफ नो लीगल इफेक्ट। इसके अंदर भी है, वो अगर ना भी 10 में हो तो यहाँ भी होगा कि जहाँ उसने रिकॉर्ड नहीं दिया तो वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो डीम्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन, नॉटविथस्टैंडिंग से स्टार्ट ही ना हो रहा, लेकिन ये वो हो रहा है। हाँ वो हो रहा है, तो वो हायर पावरफुल है ना। ये इवन अदरवाइज ये लेटर इन टाइम भी है, पहले 120 है 122 है, 120 के बाद 121 है, ठीक है ना। 21 वाला कह रहा है कि 20 वाला और बाद वाला भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऑडिट हो रहा है और ऑडिट के अंदर यहाँ भी लिखा हुआ है ऑडिट के अंदर उसने रिकॉर्ड नहीं दिए, 122 बाद में से मैंने कहा बाद वाले भी 170 उसके बाद भी है ना, 170 भी है, तो वो सारों को मिला के एज ए होल लॉ स्टडी करना चाहिए। तो ये लॉ जो है ये कह रहा है जहाँ ऑडिट सेलेक्ट हो रहा हो, वो रिकॉर्ड ना दे या रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो या एक्सप्लेनेशन ना दे, तो उस सिचुएशन में जो भी डीम्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 120 है या 122(3) में रिवाइज असेसमेंट पे हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर बेस्ट जजमेंट आना, क्योंकि अदरवाइज वो ये प्रोसेस में कंस्ट्रेंट है। इट मीन आपको एक सेल्फ असेसमेंट का एक राइट दिया गया है कि आप खुद ही असेस करें, टैक्सेबल खुद ही जमा कराएं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है उसी सेक्शन में कि आपका ऑडिट हो सकता है। अब ऑडिट होगा तो वो फिर उसको तो नहीं माना जाएगा ना, वंस ऑडिट होगा उसमें आप रिकॉर्ड शिकार्ड दे दें तो फिर बेस्ट जजमेंट नहीं होगी। अगर आप रिकॉर्ड कंप्लीट दे दें फिर क्या होगा, फिर अगला प्रोसेस चलेगा, फिर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 122(6) इशू होगी
कि आपके ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपके करने के बाद, कन्फ्रंट करने के बाद, जवाब लेने के बाद 122 का नोटिस फिर आप इसको इशू होगा कि उसमें सारे वो इशू कन्फ्रंट किए जाएंगे और बेसिस कन्फ्रंट किए जाएंगे कि क्यों ना आपकी अमेंडेड असेसमेंट की जाए। वहाँ फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट को माना जाएगा, उसके अंदर अल्ट्रेशन की जाएंगी, तो वो स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा और स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड शिकार्ड सब कुछ दे दिया, जहाँ आपने रिकॉर्ड नहीं दिया तो फिर आपकी ओरिजिनल को ख़त्म कर दिया जाएगा और नई ओरिजिनल ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट जजमेंट बना दी जाएगी। फिर इसको अमेंडमेंट फिर आप 122 में की जा सकती, फिर 122 में वो चाहे तो इसका भी 122(1) में रेफरेंस है कि बेस्ट जजमेंट को भी या सेल्फ असेसमेंट को भी या जिस किसी को भी फिर अमेंडमेंट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रेशन उसमें या मोडिफिकेशन वो की जा सकती, तो उसको फिर उस बेसिस पे किया जाएगा। तो इट मीन्स ये ओरिजिनल होगी, पहले वाली को रिवाइज को 122(3) वाली रिवाइज रिटर्न को भी ख़त्म कर देगी, वो भी डीम्ड असेसमेंट है, और 120 वाली को भी ख़त्म करके इन प्लेस ऑफ दैट ये उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, और इसमें बेसिस बता दी कि अवेलेबल रिकॉर्ड उसके पास होगा या सेक्टोरियल या रेशो होंगी। तो बाकी हम और भी इधर देखते हैं, सेक्टोरियल रेशो में उन्होंने कहा यील्ड रेशो हो सकती है, ग्रास प्रॉफिट रेशो हो सकती है, और पैरेलल केसेस हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकती है, पिछली हिस्ट्री आपकी आ रही उससे लिया जा सकता है, पैरेलल हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, कंपैरेटिव रेशो में आपकी यील्ड हो सकती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, यूटिलिटी गैस हो सकते हैं, और हज़ारों बेसिस हैं आपकी सेल एस्टिमेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी, और जो आपने परचेजेज की है, बैंक क्रेडिट एंट्री भी है, बैंक पेमेंट एंट्री भी है, उसे परचेज हो सकती है, स्टॉक डिफरेंस है, सेल टैक्स इनकम टैक्स के रिकॉर्ड है, वो भी बेसिस बनाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट बेसिस पे आपकी सेल, प्रोडक्शन, परचेज, स्टॉक, और जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एडिशन, वो कहते हैं ये आपका 10% प्रॉफिट है, उसका कंपेरेटिव का 15 है, तो आपके 15 के लगाए तो इतना आपका ग्रास प्रॉफिट कम है, वो ऐड कर दिया, या सेल आपकी एस्टिमेट कर दी, तो आपकी उसके मुताबिक इतनी सेल होनी चाहिए, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, रिवर्स वर्किंग पे यील्ड रेशो ये है आपने कम दिखाई है, परचेज इतनी पेमेंट ज़्यादा है आपकी, तो रेट आपने लो किया, रिवर्स कर लें, तो यील्ड उसमें प्रोडक्शन निकाल लें, प्रोडक्शन को सेल वैल्यू लगाएं, सेल कैलकुलेट कर लें, फिर जीपी लगाएं और ऑनवर्ड कर लें, तो आपकी सेल, प्रोडक्शन, परचेज, स्टॉक, इन सारों को जो आपने डिक्लेयर किए हैं उसको डिस्कार्ड करते हुए फिर पहला डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करने के बाद फिर उसने सर्टन मटेरियल एविडेंस या अवेलेबल रिकॉर्ड या ऑनेस्ट गेस वर्क उस बेसिस पे फिर ये एस्टिमेशन करनी है। तो क्योंकि इस वक्त तो डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन वो प्रेस्क्राइब रेशियो हो जाएंगी तो फिर वो सेक्टोरियल रेशियो जो हमने की है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी, फिर उससे इधर उधर नहीं हो जाएंगे। तो अभी तक वो प्रेस्क्राइब नहीं हुई, अभी कहीं बेस्ट जजमेंट हो तो आप जो भी वो अडॉप्ट करें तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि जी लॉ में सेक्टोरियल रेशियो है तो आपने वो प्रेस्क्राइब नहीं की, इसीलिए आप कोई भी नहीं लगा सकते, जो भी आपने किया है काम गलत है, वो गैस वर्क है, आर्बिट्ररी है, वेंडिक्टिव है, फैंसीफुल है, वो जो है अकॉर्डिंग टू अवे सर्टन मटेरियल एविडेंस जो है उस पर बेस नहीं करता। तो 3 बेसिस यूजुअली आपके अडॉप्ट होते हैं, हिस्ट्री, पिछले साल का आपका पैटर्न, आपका सेल का पैटर्न क्या है, प्रोडक्शन क्या है, जीपी रेट क्या है, यील्ड रेशो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, गैस क्या है, उसके मुताबिक आप क्या बनता है, सेल टैक्स रिकॉर्ड, इधर रिकॉर्ड, वो आपका पैटर्न जो है वो एक पैरेलल केस आपकी तरह। पैरेलल बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि दोनों एक जैसे ही हों, बेशक आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा कम हो, मशीनें कम ज़्यादा हों, आपकी हिस्ट्री में आपकी मशीनें पुरानी हों, उसकी नई हों, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, तो जैसे सेब और केला एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं, जिसकी वजह से आप अगर कोई पैरेलल केस आपको कन्फ्रंट करे तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह इंक्वायरी बेस है, उसने इंक्वायरी की, जितना स्टॉक पड़ा है ये वो वगैरह पिछले साल ये है, तो वो बेसिस हो सकती है। बाकी यील्ड वाली, रेशो वाली, फाइनेंशियल ये वो सारी स्टॉक डिफरेंस और आपकी क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री जितनी भी है, तो उसको बेसिस बना के सेल, परचेज, स्टॉक और ग्रास प्रॉफिट किया जा सकता है। तो ये वाले बेसिस लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं उस पर, तो उसमें केस लॉ भी हैं कि कब वो कैसे करना है, किस तरह कर रहे हैं, तो ये उसमें बेसिस डाप के साथ ये हाउ टू बी मेड के बाद हम उससे पहले प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टैच्यूटरी प्रेसिडेंट कंडीशन है वो करनी, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर as soon as possible after making the assessment under this section, Commission shall issue an assessment order to the taxpayer stating
तो उसने फिर जब असेसमेंट वो कर लेगा, उसका एक आर्डर इन राइटिंग देगा, उसमें ये 4 चीज़ें होंगी। नंबर 1 उसने जो टैक्सेबल इनकम रिटर्न की है वो, उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू है, फिर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड कितना है वो भी उसमें शो करेगा। फिर वो ये उसमें ये भी बताएगा कि टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द असेसमेंट, कहाँ अपील जानी है, तो ये इसकी कंडीशन है। उसके बाद आखिरी 3 जो है, ऑर्डर में 4 चीजें पूरी नहीं करता तो उसका क्या ये कितना नहीं ख़त्म नहीं होता, तो ये एक प्रोसीजरल नेचर की है, ना भी हो तो कोई इतना मसला नहीं, यूजुअली मेंशन कर देते हैं। ठीक तो उसने वो एज सून एज पॉसिबल क्यों कहा है? है एज सून एज पॉसिबल, ये तो उसको असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही चीजें करनी चाहिए। ये अगर नहीं करता, उसने असेसमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया है, करने के बाद उनको ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग भी लानी है। तो इसके लिए क्या है कि जब वो काम कर ले, नोटिस दे दिया है आपको, पहले नोटिस देगा ना, वो हम मैंडेटरी कंडीशन करेंगे ना, आपको नोटिस दे दिया है, नोटिस के बाद सर्विस कर दी, ये नहीं को बैठा रहे, वो आपको नोटिस दिया है, नोटिस में वो पहले नोटिस इशू करना ज़रूरी है, फिर नोटिस को प्रॉपर सर्व करना ज़रूरी है, फिर नोटिस के अंदर जो चीज़ें कन्फ्रंट करनी है वो ज़रूरी है, बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, किस बेसिस पे कर रहा है, बेसिस क्या है वो कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। फिर आपका रिप्लाई ले लिए, आप रिप्लाई लेके बैठ ना जाए और फिर उसमें फॉर्म करे ओपिनियन के बाद जो ही वो कर ले तो ज़्यादा डिले ना हो, एज सून एज पॉसिबल उसने वो प्रोसेस कर लिया तो इन राइटिंग उसको लेके आए और आर्डर पास करे। सेक्शन 121 के अंदर जो चीज मेन मिसिंग है अपीरेंटली, वो आगे देखते हैं। क्या उसको मुझे शोकास पहले करना चाहिए कि मैं आपके खिलाफ ये जजमेंट पास करने जा रहा हूं? ये आगे हम जो मैंडेटरी कंडीशन है ना उसको डिस्कस करते हैं, उसमें ये सब कुछ है। ठीक है ना, कब करना है, कैसे करना है, उसमें क्या होना है, वो एक स्टेप हम छोड़ गए हैं, वो जो तीसरा स्टेप था। पहला स्टेप व्हाट इज़, तो व्हेन, उसके बाद हाउ, तो ये हाउ टू बी मेड वो था कि व्हाट आर द प्रोसीजर एंड मैंडेटरी कंडीशन। तो उसमें सबसे पहले आपका नोटिस है, सर्विस है, फिर अपॉर्चुनिटी है, ड्यू प्रोसेस है, फिर कन्फ्रंटिंग ऑफ बेसिस है। ठीक है ना, वो हम छोड़ गए हैं, इसको पढ़ के उसकी तरफ आएंगे। तो उसमें अपॉर्चुनिटी किस तरह का नोटिस ये वो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो एन असेसमेंट आर्डर अंडर दिस शैल, ये अब लिमिटेशन का है, ये हमारे उस स्टेप में एंड पे है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ है तो इसको सारे सेक्शन को हम पहले पढ़ लेते हैं। असेसमेंट आर्डर अंडर दिस शैल ओनली बी इशूड विद इन 6 ईयर, पहले 5 ईयर था, मिस में आई था, उधर 122 वाला प्रोसीडिंग स्टार्ट वो 1 साल बाद में था, ये 1 साल पहले था। तो वहाँ नोटिस देते थे आखिरी साल में, हम कहते थे एक्स पार्टी है तो टाइम बार्ड हो गया, तो अब उन्होंने इसको रिकनसाइल कर दिया। वहाँ भी उतना पीरियड है, यहाँ भी उतना पीरियड, ये 2022 में रिकनसाइल किए। ये 2022 के रिटर्न पे 6 लगेगा, जब पेंडिंग 17, 18, 19 पे भी 6 लगेगा। वैसे लिमिटेशन जो होती है वो लॉ प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद जो असेसमेंट हुई हैं तो एक इसमें 2 लॉ हैं। एक लॉ है कि लिमिटेशन वन स्टार्ट रनिंग नो वन कैन इंटरफियर अदर देन द लेजिस्लेटर। ठीक है, उसके मुताबिक तो ओल्ड मैटर इज टू बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ एंड न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, ये भी लॉ है। एक ये है कि जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस पर आपकी स्टार्ट होगी रनिंग, तो वो उसके मुताबिक चलेगी। ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज लॉ ऑफ प्रोसीजर, लेकिन आज अमेंडमेंट हो गई है तो आज के बाद जो उस एक्सटेंशन के 2 रूल हैं, लिमिटेशन कैन बी इन्हांस्ड, लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस करटेल्ड। अगर जो इस पे आगे फिर 2 रूल हैं कि जब लॉ ऑफ लिमिटेशन आपका एक्सटेंड हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, करटेल हो रहा है, अगर पहला लिमिटेशन विच इज़ रनिंग अगर वो इससे पहले एक्सपायर्ड हो गया है तो ये उसको रिवाइव नहीं कर सकता। इफ़ इट इज़ इन द रनिंग फेज देन इट स्टैंड एक्सटेंडेड। ठीक है, अब जिस रिटर्न आपने की अभी उसके 3-4 साल हुए हैं तो ये 5 साल ख़त्म नहीं हुए, अभी वो रन है, तो उस वक्त ये एक्सटेंड हो गया तो दैट एक्सटेंडेड वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह अगर ये रिड्यूस हो गया है तो रनिंग के बाद वो उसके क्रॉस कर दिया वो ख़त्म हो गया। 122 में अमेंडमेंट आई जब 5 से 6 साल हुए थे, वो ऐसे नहीं था, वो अमेंडमेंट ओरिजिन को चेंज किया था। ठीक है ना, इसलिए वो एडन बिल्डर में उसको होल्ड किया था कि वो रिट्रांसपेक्ट नहीं है। उन पहले था कि उसमें था 5 ईयर, अभी 5 ईयर है, 5 ईयर फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग, फिर उसको अमेंड कर दिया फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग नहीं, फ्राम द डेट ऑफ एंड ऑफ ईयर इन विच इज इट फाइल्ड, ओरिजिन चेंज की। ठीक है ना, ओरिजिन का एक्सटेंड कर दिया, तो आपकी जो तो पहले स्टार्ट हो गई थी।
ठीक है ना। आपका जब फाइल की थी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए जो स्टार्ट हो गई थी उस पर वो एप्लीकेबल नहीं थी। इस पे उन्होंने कहा जी उस पर एप्लीकेबल नहीं, जो पहले स्टार्ट हो गई। और नया जो इसमें नगीना सिल्क की थी जो मैंने पहले बात की, तो जो एक्सपायर हो गया या वो स्टार्ट हो गया, और दूसरा उन्होंने कहा लीनियट व्यू लेना चाहिए, लिमिटेशन प्रॉस्पेक्टिव होनी चाहिए, ये ट्रांसपेक्टिव। तो कुछ सिचुएशन में एक्सटेंशन में ये रूल रेगुलेशन है, क्लियर जी। इस तरह है, दोनों अभी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, तो उधर भी लग सकती हैं उधर भी लग सकती हैं। एक मैंने दूसरा रूल आया जी, जो जिस दिन रिटर्न फाइल की जो उस दिन ला होगा उसके मुताबिक चलेगा, तो हम उस वाले को फॉलो कर लें। तो दूसरा रूल जो है कि लिमिटेशन जो, हाँ वही इडन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इडन बिल्डर में ये होल्ड हुआ है कि उस वक्त जो ला था वो अप्लीकेबल हो। हाँ, तो इसमें दूसरा ला भी है 2021 तक 5 साल 2021 नहीं, वो लगाया जा सकता है लेकिन लगेगा नहीं। वो कहते हैं एक्सटेंशन होने के बाद उस वक्त करवाई। अगर कोई चीज़ पहले एक्सपायर्ड हो गई है तो वेस्टर्न राइट अक्रू हो गया, वो दैट हार्डली कि उसको आप रीओपन नहीं कर सकते, ना उसको कंडोन कर सकते हैं, ना फार्गो कर सकते हैं। इवन टैक्स पेयर खुद भी फार्गो नहीं कर सकता क्योंकि उसका वेस्टेड राइट है। जो भी वेस्ट चल रही है उसका वेस्टेड राइट नहीं है, तो इसलिए वो एक्सटेंड हो गई है। तो लेजिस्लेटर की इंटेंशन है कि उसको उसने लेजिस्लेटर एक्सटेंड करे, एक्सटेंड हो जाती है, एग्जेक्टिव करे तो वो नहीं हो सकती। अभी गनी में आया है कि जो लिमिटेशन है फिक्स 4 रूल उसमें उन्होंने डिटर्मिन किए। पहला कि ये है कि वंस लिमिटेशन स्टार्ट नो वन कैन इंटरफेयर या इंटरवेन विद इन दैट अदर दैन द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर बाय एक्सप्रेस प्रोविजन उसको बढ़ा काम कर सकता है, उसके पास पावर है। यहाँ लेजिस्लेटर ने किया है, यहाँ एग्जेक्टिव ने किया है। दूसरा ये है कि लिमिटेशन वंस एक्सपायर्ड वेस्टेड राइट इज रिक्रूड एंड डेड हार्स कैन नॉट बी अलाइव्ड। तो जब एक चीज़ एक्सपायर्ड हो गई है उसको दोबारा रिलीफ ऑफ जो उसको दोबारा उसमें जान नहीं डाली जा सकती। तो थर्ड ये उसमें है कि जो टाइम फिक्स बाय द लेजिस्लेटर है, एग्जेक्टिव उसको नहीं बढ़ा सकता, वो लेजिस्लेटर बढ़ा। तीसरा उन्होंने और भी कहा कि एक्सटेंशन के लिए जहाँ एग्जेक्टिव ने किया है तो वो डिस्क्रिशन है, दैट शुड बी स्ट्रक्चर बाय द रूल्स। इसके जो सेकंड पॉइंट है हमारा इसके ऊपर है कि जब मेरी लिमिटेशन वंस एक्सपायर्ड हो गई है तो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। इसके हाँ, तो इसमें अगर आपका 5 साल गुजर गए हुए हैं तो फिर नहीं हो सकती। मैंने अगर सर कोई अपनी रिटर्न मैं वही बताया ना, अगर आपने रिटर्न फाइल की है और जिस दिन ये एक्सटेंशन हुई है 6 हुए, उस दिन अगर आपके 5 साल गुजर गए तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैंने 6ठे साल में जाके अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दी है, तो फिर तो वो रिवाइव होगी, अगले साल में भी चलेगी ना। है एक्सपायर हो गई है तो वो दोबारा रिवाइव हो सकती है। कौन रिवीजन लीगल है कि नहीं? वो उसके लिए अलग है। देखिए जो है ना लिमिटेशन 122 की वो है 5 साल, और 122(4) में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं या आपका आर्डर हो जाता है तो उसमें उस आर्डर से 1 साल और बढ़ जाती है। उसमें 5 ईयर या 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ दैट आर्डर विच लेटर। तो 5 साल के आखिरी दिन अगर आप अमेंडेड आर्डर हो जाता है तो 1 साल और बढ़ जाता है। नहीं, 5 साल गुजरने के बाद मैंने अगर दोबारा रिटर्न रिवाइज किया, हाँ, वो तो आपने खुद रिवाइव कर दिया। क्या मैं रिवाइव कर सकता हूँ? जाहिर है एक्सपायर हो गई, एक्सपायर हो गई तो रिवाइज रिटर्न आपने कर दी तो नया आर्डर हो गया ना वो। सर क्या वो लीगल है? नहीं लीगल, वो लीगल आपके सुओ मोटो आपने कर दिया है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो जस्ट आपकी राइट है, रेमेडी बार करता है बस जस्ट। जब आपने खुद उस पर ले लिया है, इसी तरह एक का केस आया लिमिटेशन का, उससे डेटर से उसने पैसे लेने थे तो 3 साल बाद टाइम बार्ड हो गया तो उसने खुद पैसे दे दिए, तो उसने फिर केस किया कि मेरे वापस किए जाए। उन्होंने कहा ये जो है ये रेमेडी बार है, राइट उसका उसी जगह रहता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है, इट बार द रेमेडी एंड नॉट द राइट, ठीक है। तो इसलिए आपने खुद कर दिया तो रिवाइव हो गया आपका। वो इनवैलिड नहीं कंसीडर होगी? नहीं, इनवैलिड नहीं होगी, आपने खुद रिवाइव की तो इनवैलिड कैसे होगी? वैसे तो एक्चुअली उसके ऊपर बात लगा होना चाहिए था, मुझे रिवाइज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो बार तो अब आया है ना, अब आईटी का तो दौर अब है, इससे पहले क्या था जब मैनुअल थी। नहीं, इसी की बात कर रहा हूँ ना, आईटी के दौर की बात। तो कोई भी है, अगर आपने रिवाइव कर दी है, फाइल कर दी है, तो उसके लिए फिर वो 122 वाला आपको लगेगा, 122(4) वाला, उसमें आप फाइल करते हैं कि नहीं करते। ठीक हो गया सर, इसको आगे कंटिन्यू कर। ये 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर टू विच इट रिलेट। तो पहले 5 साल था, नीचे भी इम्पॉर्टेंट भी आगे 2 साल भी हैं प्रोवाइडर। ये आपके इसका भी आंसर थोड़ा सा आएगा इसमें।
जो आपने क्वेश्चन किया। प्रोवाइडेड वेयर नोटिस ऑफ फर्निशिंग और रिटर्न अंडर सेक्शन 4 इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट कंप्लीटेड 10 ईयर, क्योंकि यहाँ 10 ईयर का भी आपको नोटिस दिया जाता है। जब आप बिल्कुल रिटर्न नहीं की तो वो 5 पूंछ कोई नहीं है, वो 10 है, ठीक है ना। 104(5) में देखें तो सारे आंसर आपके इसके अंदर है। जब आपने रिटर्न फाइल कर दी है, पहले आपको 5 साल है, अगर आप रिटर्न एक आधी की है तो 5 ईयर की आपसे कॉल की जा सकती है, अगर आपने कोई भी नहीं की तो आपसे 10 साल की कॉल की जा सकती है। अगर आपके रिटर्न फाइल की है, आपको कॉल की है, तो फिर आपके लिए 2 साल, जब आपने रिटर्न फाइल की है उससे फिर 2 साल, वो 6 से भी आगे जा सकता है, वो 8 साल भी हो सकता है। क्लियर जी, दोनों क्वेश्चन किया था वो इसके अंदर भी है। 10 साल की रिटर्न फाइल हो सकती है, आप सो मोटो भी फाइल कर सकते हैं, वो भी कॉल कर सकता है। फिर आपकी ये लिमिटेशन अकॉर्डिंगली 2 साल हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइल। क्लियर जी। अब हम देखते हैं अगले, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 79, उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, फेल टू कंप्लाई विद एनी टर्म ऑफ नोटिस, 2 ही सिचुएशन है। उसके बाद एनी पर्सन, ये 61 में भी उसी तरह ही है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और नेक्स्ट बिट, उसमें भी अब आ जाते हैं हम आगे। ये मीनिंग है, आप देख सकते हैं उसी तरह बेस्ट मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। डायरेक्टिव मीनिंग है बेस्ट जजमेंट। ये हम 1-2 केसेस हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम वो कंडीशनों की तरफ हो सकता है कि दफ़ा चलें। तो सबसे पहले आप बेटा उसको खोलें, सरगोदा कंपनी का पाकिस्तान में पहला केस जो बेस्ट जजमेंट का है, तो उसमें फंडामेंटल बेसिस जो है वो किस तरह हमने करनी है उसको हम पढ़ लेते हैं। फिर अबासीन है, उसको देख लेते हैं। फिर हम आगे फिर कंडीशन है, नोटिस का नॉन इशूइंग नोटिस के इफ़ेक्ट, सर्विस कैसे होनी नोटिस की, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड क्या है, ड्यू प्रोसेस क्या है, कन्फ्रंटिंग बेसिस ऑफ क्या है, यील्ड यूड, ये वो सारे प्रोसेस जो है। फिर सिमिलरली इन्वोकिंग ऑफ सेक्शन 122 और 21 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, पीनल असेसमेंट हो सकती है कि नहीं, या टाइम बार के केस लाए वो इस तरह करेंगे। तो अब हम इसका आगे देखें। ये 23/4 जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, उसका जो कंपैरेटिव था उसके रिलेशन से थी। तो इसमें मोस्ट ये पैरा, इसको हम देखेंगे, इस पैरे को पढ़ेंगे तो इस पैरे में बहुत सी चीज़ें होंगी। तो यही वाला फिर आगे हम 2002 407 एक केस है अबासीन का, उसमें भी फिर ये सारे जितने क्रक्स है ना वो क्रक्स इसमें होगा। तो जहाँ कहीं भी आपकी बेस्ट जजमेंट हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं इन दोनों के से। ये वैसे टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ है ये वाला, इसी को कहीं कोर्ट नहीं करना। वो जो दूसरा है वो फेवर में है, लेकिन इसमें से आप बेस्ट जजमेंट क्या है, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट और जजमेंट, इनकी वर्ड की कोई सिग्निफिकेंस है तो ये इनको देखना है, इनके रिलेशन से कोई पैरामीटर ले डाउन है वो हम इसमें देखेंगे। यही वालों को फिर वहाँ अडॉप्ट किया गया। तो अदर क्वेश्चन रिलेट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 23/4 regarding action to be taken by the income taxer on such a finding. With respect to, we do not agree with the learned judge of the High Court that all aspect of consequent action taken under section are to be follow as a punishment. तो पहली गाल तो सेटल हो गई कि जो जजमेंट है अगर कोई कंप्लाई विद नहीं करता, रिटर्न फाइल नहीं करता, नोटिस कंप्लाई नहीं करता या रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करता, तो जो जजमेंट करनी है वो ऑनेस्ट और फेयर होनी है, वो पीनल या पनिशमेंट नहीं देनी, हार्श नहीं करनी, फेयरनेस उसकी एपरेंट हो फ्रॉम द उस ऑर्डर से, बेस्ट जजमेंट से, तो पनिशमेंट नहीं होनी। असेसमेंट बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन द बेस्ट जजमेंट हैज़ इन एनी केस टू बी फेयर एज इट शुड नॉर्मली बी। तो फेयर और ऑनेस्ट जजमेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट या पीनल या हार्श नहीं होनी चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड जजमेंट एंड टू बेस्ट इज नॉट विदाउट सिग्निफिकेंस। The income tax officer has to make a fair assessment under the said provision through his best judgment simply because relevant material has not been produced by the assessee, but he has no power to make a assessment as a penalty या penal assessment नहीं लगानी at a higher amount than what in his best judgment as a fair act it should be।
तो जो फेयर होनी चाहिए उससे अबव देन नहीं होनी चाहिए, एज ए पीनल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ हिज पावर इज एन ऑर्डनरी पावर असेसमेंट, दो इन ए समवट डिफरेंट context and manner. It is on account of this underlying rationale that the income tax officer has been bound down by the provision itself to make assessment in accordance with his best judgment. He has no discretion in this. यहाँ कोई discretion है, best, honest और fair ही होनी है, punishment penal नहीं होनी, इसमें उसकी कोई discretion नहीं है कि जितनी figure चाहे वो estimate कर दे। क्लियर? और दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मटेरियल उसके पास होना चाहिए जिसके बेसिस पे हो। Before passing on next question, it need to be clarified that it is not every failure to produce the demanded material that will entail the above consequence. Only willful failure is meant. तो वो फेलियर की भी बात होगी, तो विल फेलियर भी वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डैमेज एक्सेट्रा आगे देखते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड to be emphasized that assessment on best judgment I under this provision was never intended to be retaliation, कि उसने आपको नोट दिया जनरली आपको गुस्सा आ जाए तो आप रिटेलिएट करें तो इस गुस्सा किया मैं इसको आप ठोक देना है, तो मैं इसकी जजमेंट जो है असेसमेंट जो है वो हाई फिगर सेल परचेज ये वो डिमांड करता हूँ, तो रिटेलिएशन आप में नहीं होनी चाहिए, विंडिक्टिव नहीं होनी चाहिए और कैप्रिशियस नहीं होनी और आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। देयर इज मास ऑफ केसेस लॉ ऑन दिस पॉइंट, आई विल हाउएवर सफिश टू रिप्रोड्यूस इन सबमिनिंग बाय मिस्टर फला। इंडियन केस है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 7 ऑफिसर इज टू मेक असेसमेंट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट अगेंस्ट ए पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड्स फाइल इंफॉर्मेशन। ही मस्ट नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली, पहले डिसऑनेस्टली नहीं होनी चाहिए, विंडिक्टिवली नहीं होनी चाहिए, कैप्रिशियस नहीं है, बिकॉज ही मस्ट एक्सरसाइज judgment in the matter. He must make what he honestly believe to be fair estimate of the proper figure of the assessment, and for this purpose he must be able to take into consideration, ये important है कि ये चीज़ें उसने बेसिस ऑफ असेसमेंट के लिए ये लेके आनी है। लोकल नॉलेज, repute in regard to the such circumstance and his own knowledge of the previous record, past history, जैसे मैंने कहा था कि पिछला रिकॉर्ड देखना है, by the assessment of the assessee and all other matter which he think will be assist him in writing the fair and proper estimate, and though there must necessarily be a guesswork in the matter, it must be honest guesswork. इसमें गैस वर्क का एलिमेंट हो सकता है लेकिन वो गैस वर्क भी ऑनेस्ट हो, सर्टन एविडेंस डॉक्यूमेंट उस बेस पे हो, तो बेस हो। तो उसके बाद इट इज फर्दर added that so called guesswork as already explained cannot be otherwise than that of the prudent man. prudent man जो है, जो अपने लिए चीज़ आप देखते हैं और डिटरमिन करते हैं उस वाला हो, एक आम लथार्जिक या अननोन जो चीज़ें हैं उस वाला ना हो। प्रूडेंट आदमी जो है, कमर्शियल प्रूडेंट जो है, जो अपने लिए पसंद करता है और उस स्किल एक्सरसाइज करते हुए डिटरमिन करता है, तो केयरफुल और स्किल एक्सरसाइज करता है, प्रूडेंट वाला जो है कंसेप्ट उसके मुताबिक ऐसा हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केसेस वेयर एविडेंस इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, वो भी सिचुएशन हो तो ऑफ नेसेसरी प्रोबेबिलिटीज। द केस साइटेड बाय द अथर इन दिस, ये बहुत से इंडियन है, ऑर्डर डज नॉट पोजेस एब्सोल्यूट आर्बिट्री अथॉरिटी टू सेट एनी फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, ये उसकी ये अथॉरिटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन जितनी चाहे फिगर ले ले, सो सेल है आपकी 10 लाख करोड़ कर दे, 2 करोड़ कर दे, तो वो ऐसे नहीं कर सकता। वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड मटीरियल उसको सपोर्ट करें। And although he is not bound by the strict judicial principle, he should be guided by the rule of justice, equity and good conscientiousness. Regarding the other action, merely ये छोड़ दें, यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये वाला इम्पॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी है तो इसको आपने देखना है कि बेसिस साउंड होने चाहिए, रिप्यूट, पास हिस्ट्री, वो चीज़ें आपके पास लोकल नॉलेज, उसके बाद आपकी ऑनेस्ट गैसवर्क बेस्ट और फेयर होनी चाहिए, और गैस वर्क एलिमेंट हो तो ऑनेस्ट गैस वर्क हो, तो वो बेसिस आप देना है। और रिटेलिएशन या पेनल्टी, पीनल या आर्बिट्री या वो मैकेनिकल या विंडिक्टिव या कैप्रिशियस, वो असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये फिर आगे कोर्ट देखेंगे कि आप उन्होंने क्या किया। अब दूसरे वाला देखो, ये 2002 PTT 407 है, ये वाला तो उसका क्या था परसेंटेज ऊपर है, दिखा देना। ये 1985 SCMR 786 है, तो ये इसमें मैसर पाक सरगोदा, पाक कंपनी सरगोदा, तो उसका टाइटल क्या है वर्सेस CIT है,
एनईबी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो इसका पैरा 11 से शुरू होता है। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री, वो सारे गैस वर्क, ये वो बेस्ट जजमेंट, सारी चीज़ें ये ऑलमोस्ट डिस्कस है। तो इसको अगर बेस्ट जजमेंट का आपका नोटिस आए या कोई चीज़ें हो तो इसको पढ़ लें। तो इसमें ऑलमोस्ट इन दिस रेस्पेक्ट इट वुड बी पर्टिनेंट लुक इनटू द प्रोविजन विच आर रिप्रोड्यूस। ये 23(4) रिप्रोड्यूस है, उसी तरह बेस्ट जजमेंट वाला, इसको हम नहीं पढ़ते, आगे चलें। इसके बाद ये 63 जो 79 वाला है वो रिप्रोड्यूस है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको एंड तक पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ट जजमेंट में एक्सीलेंट है ये, आपको कुरान के इस्लाह भी हैं सारी चीज़ें। द अबाउट टू प्रोविजन आर नॉलेजीज Section 63 of 79 are clearly provide inter alia that in case requisition of assessing under Section 61 of the ordinance remain uncomplied, तो वहाँ 61 में 61 जो था वो कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड था। जैसे हमारा 177 है कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड है, या 174 है या दूसरे हैं, तो कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड का 170 हमारा 177 है, कॉल रिकॉर्ड की आपने नहीं दिया, ये शॉर्ट दिया, तो वहाँ 16 ये वाला था 161 था, रिकॉर्ड कॉल कर देंगे, और नहीं दिया तो उस सिचुएशन में ये का record remain uncomplied with, later can proceed to frame a assessment under section 63 by way of best judgment। जैसे अब वो 177 का रिकॉर्ड नहीं दिया, कम रिकॉर्ड दिया है या एक्सप्लेन नहीं दी तो 121 है, तो वहाँ 161 में रिकॉर्ड नहीं दिया तो वहाँ 63 का था। क्लियर? तो in the present case the assessment of year 1988 and admittedly the appellant failed to produce the books of account which is to be perceived as a requisition under section 161 of the ordinance. It is not of the case appellant that and no ground has been taken that no reasonable opportunity was given by the assessment to the appellant to produce books of account. It is thus the case where despite of provided opportunity of sufficient books of account were not proved by the appellant. Accordingly it is a fit case where appellant officer could have proceeded with the best judgment। तो इससे पहले हम वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया, सर्विस प्रॉपर नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ड्यू प्रोसेस नहीं किया, कन्फ्रंट नहीं किया, चौका वो अलहदा है। यहाँ वो कहता है कि वहाँ कुछ नहीं दिया, अब बेस्ट कोर्स है कि वो बेस्ट जजमेंट करे। यहाँ सिर्फ ये है कि बेसिस जो है वो क्या वो अडॉप्ट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस केस में क्या है, बेसिस जो है वो हिस्ट्री को कर रहा है या लोकल नॉलेज को कर रहा है, या असेसमेंट पीनल तो नहीं है, रिटेलिएशन तो नहीं है, आर्बिट्री तो नहीं है, गैस वर्क तो नहीं, प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी स्पेकुलेशन तो नहीं है। इस बेसिस पे ये केस चल रहा है। तो वो ग्राउंड के नोटिस इशू नहीं किया, या सर्विस प्रॉपर नहीं है, सारे मोड एग्जॉस्ट नहीं किए, या मैं जस्ट ऑनलाइन दिया है, मैसेज नहीं दिया, या वो भी किसी और का था, नॉन प्रैक्टिकेबल है। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, 3 अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सर्कुलर वाला वो है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और वो आपका नेचुरल राइट है, स्टैच्यूटरी राइट है, तो वो अपॉर्चुनिटी वाले वो अलग है। फिर वो कन्फ्रंटेशन कि आपको नोटिस में वो बेसिस नहीं कन्फ्रंट किए, वो एस्टिमेट सेल करनी प्रोडक्शन तो बेसिस बताए, कंपेरेटिव केस है तो उस केस के डिटेल दे, डाटा दे, वो कन्फ्रंट किए हैं कि नहीं किए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंट्रोल जिस बेस पे वो कर रहा है, तो वो अलहदा एक ग्राउंड है। यहाँ एक ग्राउंड जो है ये है कि वो चीज़ें अपॉर्चुनिटी वाली ये वो बुक्स नहीं दी, तो आप उसके बाद एस्टिमेशन करने, तो एस्टिमेशन उसके गैस वर्क सही है नहीं, वो इस पे केस है सारा। Was justified to frame best judgment under section or the carry no force, but this is not the end of the matter. The best judgment assessment though justified must not have been dishonest। वही wording उसी के यहाँ से dishonest नहीं होनी चाहिए, vindictive नहीं होगी, capricious नहीं होनी, and should have been reflected reasoning and basis of honest guesswork। reasoning भी होनी चाहिए, guesswork। The best judgment thus should not be punishment which is meted up to the assessee and must reflect the assessee's fair and proper estimate after taking into a local नॉलेज, बिल्कुल उसी जजमेंट से लिए। रिप्यूट ऑफ द ससी सर्कल ऑन नॉलेज ऑफ प्रीवियस पास्ट एंड पैरेलल केसेस विच आर प्रूव टू बी पैरेलल। तो मैंने कहा था उसी तरह बिल्कुल इक्वल होने चाहिए पैरेलल। तो आगे इन दिस राइट वी आर 45 बाय द जजमेंट ऑफ सरगोदा वाली भी है, सरगोदा वाली एंड एनालिसिस सेक्शन 2 ऑफ द प्रोवाइडिंग बेस्ट जजमेंट एज फॉलोज। द अदर क्वेश्चन रिलेट टू इंटरप्रिटेशन सेक्शन ऑफ द रीडिंग टू बी टेकन इनकम नीचे। Such a find with respect who do not agree with the judge of the High Court that all respect of consequential acts, ये उसी में से रिप्रोड्यूस किए हैं हायर देन।
सरगोदा वाली से पूछ रहे हैं। बिफोर पासिंग नेक्स्ट सेक्शन क्लैरिफाई दैट इज एवरी फेलियर डिमांड मटीरियल टेल कंसिडर ओनली विल, ये उसी में से है। आल्सो नीड टू बी एमफसाइज्ड असेसमेंट ऑफ बेस्ट जजमेंट द प्रूफ, ये उसी में से है, ये भी उसी में से ही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फर्दर एडेड गैस वर्क सो कार्ड वर्क, ये यहाँ तक नीचे तक यहाँ तक उसमें इट इज ट्रू लॉ डज नॉट कास्ट एनी ओब्लिगेशन टू द एसएससी टू मेंटेन अकाउंट एंड नो एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी ड्राम फाइल फेलिंग टू मेंटेन सच और वेयर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड and the same are not produced or suppressed, adverse influence can be drawn, ये केस है। इन द प्रेजेंट केस एग्जिस्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर नॉट डिनाइड बाय द एप्लेंट, हाउएवर दीज वर नॉट प्रोड्यूस्ड, thus the assessing was justified to proceed by way of best judgment. However, such assessment should not have been capricious without any basis. There is no reflection of any honest guesswork in the assessment order to substantiate that the assessing had relied on the local knowledge, repute of the assessee, own knowledge and past history of the case. For the assessment year is history has not even relied upon the past history of the case, unlike the assessment Chadinstani, as he observed the following in the second paragraph that no para-wise detail of purchase sale have been filed in the absence of books of account. The return version cannot be accepted. The law declare ignore and assessment is finalized nil income. Okay. The estimate given by the assessing thus violate the rule of law enunciated by the Honorable Court in the Pak Saroda Committee. It is correct that finding of the Commissioner are not speaking sin after citing number of judgments relied upon by the appellant. He has simply stated that the ratio of these decisions support the case of appellant while allowing the appeal without any discussion application of mind. However, unfortunately, ITA has committed the same error. The order of ITA is also not speaking. ITA has only confronted the contention of the department concerning the adverse past history of the appellant to his counsel. When the appellant counsel stated that the nature of business in the earlier year was different, it was ruled by the ITA that such plea was not raised earlier and could not be allowed in second appeal. ITA failed to appreciate that the assessment year the assessing did not rely upon the past history as observed by us at the end of the para 3 above. Contrary to the yardstick of ITA, it allowed department representative to raise the plea which was not taken by the assessor himself. The plea of the past history of their ITA has thus materially erred to appreciate that they possess of the process of estimation by them was totally ad hoc exercise floating in the air. ठीक है, the assessing order of the assessment year order of the thus cannot be sustained. ठीक आगे now we come to the assessment year for the year books of account were produced by the appellant. The four reasons for rejecting the trading result have been spelled out. The first reason pertained to express claim profit and loss account being highly disproportionate to the quantum of sale and gross profit earned. The reason is completely inappropriate for the rejection of trading account. The trading result are the sale turnover and the gross profit ratio which are to be found in the trading account. The profit and loss expenses find entry in the profit and loss account. The entry in the profit and loss cannot be a yardstick for the entry in the trading account. In other words, the profit and loss expenses are not a standard for measuring the trading result. In case of assessing, we will find the profit and loss expenses to be excessive, disproportionate, and both are unreasonable. He can disallow the same under section 23 of that, but of course after proper reasoning and after pointing out specific items which weren't disallowed. Accordingly, first objection with regard to rejection of trading result is improper. The second reason reflected the rejection of trading result in that business activity. On a large scale, once again, this ground is not proper as salary find mentioned in the profit and loss account and not in the trading account. In case any salary is not found to be in accordance with law, the assessing can disallow under section 30. This ground accordingly also does not want rejection of trading result. The third ground which is influenced by physics to reject the trading version was with regard to that unverifiable sale and purchase. This once again is an improper ground since it is now settled that unverifiable sale and purchase cannot be a ground for rejection of accounts. The trading result, see the last ground experiment. पढ़ लेंगे छोड़ दें प्रिंसिपल सारे इसके बयान कर दिए हैं ये सारे एक्सपेंस के भी उसके भी सारे इसमें के हाँ जी हर एक में आप इसको देख सकते हैं. नो सच आगे में टाइम पे इसमें पास हिस्ट्री ये वो पैरेलल के सारी चीज़ें डिस्कस हो गई तो इसको करते हो. अब हम आखिरी चीज़ जो है कि जो इसकी कंडीशन है प्रोसेस है उसको देख लेते हैं. उसके लिए सबसे पहले तो
कैंसिलेशन है या नोटिस देना है, नोटिस दे के करनी है असेसमेंट, तो उसके लिए नोटिस जो है वो कंप्लाई विद करे सेक्शन 218। तो 218 इसका है, 154 है पिछले 79 का, और 282 है एक्ट का, और 63 या कोई इस तरह का है कंपैरेटिव सेक्शन थे 218। फर्स्ट वन द इशुएंस ऑफ नोटिस और कंटेनिंग एलिगेशन और बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और बेसिस ऑफ अनवोकिंग, क्योंकि बेसिस ऑफ अनवोकिंग मीन वो सर्कमस्टांसेस उसमें बताए कि आप क्यों 121 को इन्वोक कर रहे हैं, क्या रिटर्न फाइल नहीं की, क्या मैंने रिकॉर्ड नहीं दिया, क्या इनकम्प्लीट है, क्या मेरी एक्सप्रेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर दूसरा उसमें उसकी कैंसिलेशन भी बताए, या आर्डर इन, आप तो कहते हैं आर्डर ही पास करे, लिखे हैव नो, वो आर्डर रजिस्ट करता है उसको ख़त्म करे, कैंसिल करे आर्डर को, ये कहे कि ये नलीफाई करे कि एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आर्डर एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो कह सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ डीमिंग प्रूविंग इट हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो नोटिस में ये चीज़ें, नोटिस इशू करना, नॉन नोटिस अगर करेगा, नोटिस नहीं देगा, तो ये सेटल रहा है कि नोटिस इवन दो स्टैचू में नहीं है तो इट इज़ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ एवरी स्टैचू। ये आपका नेचुरल राइट भी है, ये आपका अब तो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 18 अमेंडमेंट 10A जब से आया है, ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। जब उसको कंप्लाई विद नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 8 के तहत कोई भी एक्शन फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट की वाइलेशन होगी तो वो एब इनिशियो वाइड होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पहले अपॉर्चुनिटी के 2 रूल थे उससे पहले, बल्कि अब इसमें जो जजमेंट है एक 2012 है सीमा 1235, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल रिमेन ऑलवेज गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमेशा से ही हैं तो सिंस इंसेप्शन। लेकिन जब से आर्टिकल 10A आया है तो 18 अमेंडमेंट के साथ, तो उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस हो गई है। पहले इसके 2 से, उसके बाद कलेक्टर साहिब वाला एक केस है उसको रिप्रोड्यूस किया, वो 1971 SCMR 681 उसका पेज है। उसमें बेसिक ये है कि व्हेन पावर एक्सरसाइज आवर पावर इज सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, और कंडीशन वो मैंडेटरी हों, तो उस कंडीशन को अगर फॉलो नहीं किया गया तो देन जो भी ऑर्डर पास किया है वो फिर ऑर्डर इलीगल है, वाइड अब इनिशियो है, और सब्सिक्वेंट जितने भी एक्शंस होंगे या ऑर्डर्स होंगे जिसकी फाउंडेशन ही गलत है तो वो भी सारे फिर दे आर बाउंड टू फॉल ऑन द डाउन, और सब्सिक्वेंट लेटर ऑन वो इनक्योरेबल है, लेटर ऑन अपॉर्चुनिटी दे के उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता। ये उसमें ये प्रोड्यूस किया। वहाँ फिर ड्यू प्रोसेस को भी मेंशन किया कि ड्यू प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी पहले नोटिस देना है, फिर अपॉर्चुनिटी देना है। अपॉर्चुनिटी को भी हम डिस्कस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हर्ड के मीनिंग ये नहीं कि आप नोटिस दे दें, इट मीन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो आपको हो सकता है एक नोटिस देना है, नोटिस के बाद अपॉर्चुनिटी आपको बुलाना है। हो सकता है जो आपने लिखा है उसने अंडरस्टैंड और तरीके से किया हो, आपने और तरीके से किया हो। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो हर्ड से मुराद फेस टू फेस, आप भी सुने वो भी कहे और उसकी अपॉर्चुनिटी आपको वो फुल। सीमेंस का केस है और ये एक ये ड्यूटी फ्री वाला है, हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो वो एक 3 अपॉर्चुनिटी का वैसे ही और जुल्फ़कार केस है, SRO भी हैं कि 15-15 दिन की एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटी देनी है और उसके बाद फिर एडवर्स एक्शन करना है। फिर इसी तरह सिंगल अगर अपॉर्चुनिटी डिफ़ॉल्ट है तो उस पर एक्सपर्ट जजमेंट नहीं हो सकती। फिर उसमें केस ला है कि अगर जो डेट फिक्स है अगर उस डेट को ऑर्डर नहीं हुआ तो वो भी इलीगल ऑर्डर है। तो ये इसके हैं, तो कन्फ्रंट नहीं किया तो वो भी फिर इलीगल है। तो फिर ऑर्डर जो आपने इशू करना है, नोटिस इशू फर्स्ट मैंडेटरी है कि नोटिस इशू करें। इशू नहीं किया, पार्ट एंड पार्ट ऑफ एवरी स्टैच्यू है, तो उस सिचुएशन में वाइड बिन इशू होगा। अगर आपने इशू किया है फिर कंप्लाई आपने इशू करना है तो वो सर्विस भी मैंडेटरी है कि ये नहीं आपने इशू कर दिया और वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, या किसी मैनेजर पे कर दिया या किसी थर्ड पार्टी पे कर दिया, जो अफेक्ट ही है उस पर सर्विस करना ज़रूरी है। इस पर भी केस ला काफ़ी अदरीस का है, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के भी है कि ये सेल मैनेजर जो कंसर्न बंदा नहीं है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं है, तो उस पर आप करेंगे तो वो वैलिड सर्विस नहीं होगी। तो वैलिड सर्विस करना भी ज़रूरी है। 3 अपॉर्चुनिटी। इसके साथ जितने भी अल्टरनेटिव सब्सिट्यूट मोड हैं 218 सेक्शन में मेंशन है,
सिविल मोड है, फिक्चर है, आपने वहाँ लगा देना है, जहाँ प्लेस है वो वहाँ लगा देना है, या आपका अर्जेंट मेल सर्विस है, दूसरी चीज़ें जितने मोड 3-4 मोड हैं वो आपने वहाँ एग्जॉस्ट करने हैं। ये तो जनरल लॉ है। लेकिन आजकल क्योंकि 2018 में ही कंपनी में या कुछ सिचुएशन में कहा गया है कि ईमेल सर्विस जो वो प्रॉपर और वैलिड सर्विस होगी, वो आपको ईमेल ही दे देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी वो भी कंटेस्ट हुए हैं कि वो नॉन प्रैक्टिकेबल है। तो क्योंकि जस्ट एक दफ़ा नोटिस, सिंगल नोटिस नहीं है, 3 अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा ये कि आपको साथ, क्योंकि ईमेल यूजुअली कंसल्टेंट के होते हैं, या वो उसमें आपका सिस्टम ऑपरेटिव नहीं होता, या अदरवाइज आप पे नहीं जाते, या आपकी रूटीन नहीं है कि आप उसको चेक करते हो, तो वो नॉन प्रैक्टिकेबल है। तो अदरवाइज तो आईटी का दौर जो है, आईटी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट है, इतने नॉलेजेबल लोग नहीं है, टैक्स पेयर कोई विजडम वाले भी नहीं, लिटरेट भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं, तो इसलिए यूजुअली हमारा ट्रेंड भी नहीं देखने का, तो ईमेल्स वगैरह ये वो, तो इसलिए वो प्रैक्टिकेबल इतना नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस जो है, एटलीस्ट अगर अडवर्स एक्शन लेना है, लायबिलिटी रेज करनी है, तो असेसमेंट करनी है, बेस्ट जजमेंट, तो उसको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी थ्रू प्रॉपर राइटिंग नोटिस दे दिया जाए, और जिस ऑर्डर भी फिर उसमें सर्व कर दिया जाए, एक्सपार्ट है। दूसरे हैं तो अगर वो कंप्लाई विद कर देता है, तो आपको अगर आपने नोटिस दिया, उसने कंप्लाई कर दिया और उसके बाद नहीं आया, फिर जस्टिफाइड है। एक बात ये है कि सक्सेसर का नोटिस है कि जब आपने जवाब दे दिया और वो ट्रांसफ़र हो गया, अब नए आने वाले के लिए ज़रूरी है कि आपको नोटिस दें, तो वो उसी बेसिस पे जो उसने सुना हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि ये भी वही चीज़ें समझे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। इस पर भी केसला है कि वो आपको सक्सेसर नोटिस दे, 3 नोटिस दे, सिंगल पे काफ़ी नहीं है, ये वाले ये जो कंस्ट्रेंट इसमें किए जा सकते। तो ये कंपैरेटिव सेक्शन आप दे सकते हैं, 218 शो इसका नीचे है। ये नोटिस में आप नोटिस रिक्वेजिशन रिकॉर्ड इतना इन द पर्सन एनी सच नोटिस मे बी एड्रेस इन केस ऑफ फॉर्म हिंदू डिफाइंड टू एनी पर्सन, ये वो मैनेजर डल्ट, तो इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी कंपनी इनके एनी कदर से नॉट बीइंग इंडिविजुअल टू द पर्सन मैनेजर कंट्रोल, ये पर्सन है कि उनके पे हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर वो भी वाला भी है कि अगर आप तो ऑनलाइन है तो वो भी प्रॉपर सर्विस आगे चले। तो ये सारे इसमें आर का वर्ड है, उसको एज ए एंड भी यूज़ किया जा सकता है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि सारे, क्योंकि अडर्स एक्शन लेना है, एक्स पार्टी एक्शन लेना है, तो इन सारे मोड को सब्स्टिट्यूट मोड जो है वो भी एग्जॉस्ट करने के, सिंगल नोटिस पे वो नहीं करना चाहिए। आगे भी अब हम उसके देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर नीचे पीछे सर्विस नोटिस पीछे है, नहीं यहाँ से शुरू होता है प्रोसीजर, प्रोसेस प्रोसीजर मैंडेटरी, इसके बाद सर्वसार नोटर, नॉन सर्वसार नोटर तौर पर किधर है, वो मैंने पहले ही कर दिया कि पहले इशू करना ज़रूरी है, फिर सब्स्टिट्यूट सर्विस करना, इस पर केस लाज के हैं काफ़ी सारे, ना करेंगे तो इनवैलिड है। फिर अपॉर्चुनिटी मैंने डिस्कस कर दिया कि फेस टू फेस हियरिंग करनी ज़रूरी है उसके लिए, तो फिर वही मैंने कहा नोटिस ऑर्डर जो है शुड बी ऑफ द डेट फिक्स फॉर हियरिंग, उसका नहीं है तो वो नहीं, सिंगल नोटिस की नहीं है, ठीक। ये सर्विस ऑफ नोटर के भी ये केस ला है प्रॉपर सर्विस के, ये इसके बाद केस ला होंगे ना 2009 वाले, और दूसरे ये केस ला जुल्फ़कार वाला 3 अपॉर्चुनिटी देना है उसका, वो भी है उसके 2009 का है कि ना दिया जाए तो इशू करना ही काफ़ी नहीं है, अगर आपने सर्विस नहीं किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो वो भी इलीगल है। और एक्शन जितने इसके अंदर बहुत से सेक्शन लिखे हुए हैं, ये केस ला आप देख सकते हैं। ये 2009 PTT 2119 है, उसके बाद 2012 PTT 964 जुल्फ़कार वाला है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का बारी वाला है कि अदर दैन जो प्रेस्क्राइब पर्सन है उसके अलावा या प्रिंसिपल ऑफिसर सर्व करेंगे तो वो इलीगल है। ये इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो गए सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है, बारी वाला नीचे। ये भी आगे भी ये पुराना है, ये कि सारे एग्जॉस्ट करें मोड,
ये ऑन द सिंगल नोटिस कंप्लायंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का है कि सिंगल नोटिस पे आप एक्सपार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद डेट नॉट फिक्स फॉर हियरिंग हैं, ये सारे डेट एक्सपार्ट ऑर्डर ऑन द डेट नॉट फिक्स फॉर, ये इलीगल है, इस पे भी ये सारे केस लाएं। ठीक है, अगर आप डेट ऑर्डर आया देख लें, आखिरी नोटिस आया उसमें कंप्लायंस डेट क्या है, ये किसकी, तो उसको भी आप अपना ग्राउंड बना सकते हैं। तो वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस फेयर अपॉर्चुनिटी, ये इसको हम देख लेते हैं कि ड्यू प्रोसेस में उन्होंने कहा ड्यू नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, फोरम कंपिटेंट फोरम हो, बायस ना हो। उसके बाद हेयरिंग को डिफाइन किया है, हेयरिंग का hearing is not a mere mechanical and perfectly ritual and disputedly cosmetic requirement that has to be thoroughly complied with. There is a deeper meaning to the hearing. Hearing first of all requires that a person against whom the action is proposed is made a part of the decision making process, and the officer exercising decision has to given a due weightage to the submission made during the hearing. Additionally, inbuilt in the hearing is a wisdom that there might be alternative choice available to the resolve the problem which can surface once the hearing take place, as a very law is in the public interest and made for the welfare of the people. This inherent interest welfare embodied in the every necessary alternative or option of the Siemens का केस है जिसमें है कि फेस टू फेस आपकी हेयरिंग होनी चाहिए। ये कौन सा है? ये बाबर वाला, द कोर्ट हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ पॉइंटिंग दैट मेयर अब्सेंस, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको 1235 वाला 2012-1235 वाला बाब ये केस है। आल्दो फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन कंसेप्ट ऑफ ए ट्रायल डू हैज़ बीन ऑलवेज बीन गोल्डन प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 10A of the Islamic wide 18 it has been more important that the due process should be adopted for conducting fair trial, and order passed in violation may be considered to be void. In very old judgment of the collector Sahiwal 91-680, the court has gone to the extent of pointing that mere absence of provision in the statute as notice cannot override the principle of natural, that under affecting the right of party cannot be passed without opportunity of being heard, and also had that where the giving of notice is a necessary condition for proper exercise jurisdiction, then failure to comply with the requirement render the order void, and entire procedure which follow also become illegal. तो ये आगे ये अजम्पशन प्रजम्पशन पीनल वाले उनके भी केस लाने, जो हमने सारे कहा कि पीनल असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे अजम्पशन प्रजम्पशन पे भी होनी चाहिए, पीनल भी बेसिस होने चाहिए। ठीक, आगे चले। अब जो हमारा पार्ट रह गया था कन्फ्रंटिंग बेसिस वाला भी है, उसके बाद आखिरी पे हम चलते हैं। ये है प्रोसीजर जो अडॉप्ट करने हैं सारे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 121 और 122 कैसे सेपरेटेड है, और उसको एज ए सिमल्टेनियसली आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस अगर वो डॉक्यूमेंट पेपर आपके रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दे, इनकम्प्लीट ना हो, एक्सप्रेशन प्रॉपर कर दे, तो देन प्रोसीडिंग विल गो टू 122। फिर वो आपको नोटिस करेगा 122(6) का, आपको आर्डर रिपोर्ट कन्फ्रंट करेगा। आर्डर रिपोर्ट के बाद फिर 122 को इन्वोक करेगा, और वहाँ फिर 122(5) का और 122(9) और उसके मुताबिक चलेगा। अगर उसने कह दिया कि आपने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया या इनकम्प्लीट किया या आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो फिर देन 170(10) और 121 कन्फ्रंट करेगा कि आपने रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस किया, ये नहीं किया। तो इस वजह से मैं इस प्रोसेस पे, या रिकॉर्ड आपके रिटर्न नहीं फाइल की तो दूसरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है, रिटर्न फाइल की है तो इधर से फिर 121 की प्रोसीडिंग होगी, इधर फिर नहीं होगी। वंस और ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देता है, वो ऑडिट कंप्लीट होगा, फिर 122 में ही जा सकता है, इधर नहीं आ सकता। जहाँ के पैरेलल नहीं चल सकते, पैरेलल एट ए टाइम नहीं चलते। ये सुप्रीम कोर्ट की भी है 170 को, ठीक है। इसके बाद इनवाइस जहाँ उधर जाना है या इधर जाना है, ठीक है ना। इधर एस्टिमेटेड का कंसेप्ट नहीं है 122 में, यहाँ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बेस पे जो होगा वही हो सकती है। यहाँ प्रोसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन, मैकेनिकल, गैसवर्क, ऑनेस्ट गैसवर्क भी नहीं इधर आता था। यहाँ तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पहले लेके आनी है, फिर आगे चलना। ये बेस्ट जजमेंट के ये 122C के रेफरेंस से अभी केस है। इसी तरह 170(10) है, अच्छा 170 का 170(10) का है कि वो आने के बाद रीट्रांसपेक्ट नहीं होगा, है। अच्छा, ये तो 25 को आर्टिकल था।
आपको मैंने लिखवाया था वो किधर, हेडिंग दिखाया ना भाई। बेसिस के हम ना कंटेंट्स देख लेते हैं, नीचे है बेस्ट जजमेंट हाउ टू बी मेड। इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी मेड ऑन एडिक्वेट रेलेवेंट मटीरियल, मस्ट बेसिस मस्ट बी डिस्क्लोज, नॉन कॉन्टेक्ट टैक्स इन द बॉडी, डिफॉल्ट शुड बी इंडिकेटेड रियल। आगे चलें, फेलियर ऑफ, ये मोस्ट है। एडिशन एंड एस्टिमेशन ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, basis of estimation of sale production, basis of disallowed purchase, basis of stock costing value difference, expense addition on cover of stock, depreciation of losses, financial expense, unexplained credit entry, estimation on the basis of yield, addition on gross profit basis, inquiry police rule, estimation of sale on brought for carry forward, credit balance stock, estimation on the utility, electricity, estimation on the basis of parallel case, estimation without supporting evidence, investment money नीचे है। डिसअलाउंग एक्सपेंसेस, नॉन डिडक्शन पे जो आपका सेक्शन है 21 सेक्शन जो है, नॉन डिडक्शन एक्सपेंस सैलरी का है, डिसअलाउंग अनअप्रूव्ड है, डिसअलाउंग कैपिटल पर्सनल एक्सपेंसेस है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट लोन है 18(1)(d) का एक्सपेंस 174 में एडिशन जो होती है। उसके बाद आपका वो एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर 111(1) में भी होती है, बात 34(3) में भी, इसके भी केस लाए। उसके बाद क्रेडिटर ओवर 3 ईयर जो है उसकी 34 में, फिर बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन 18(1)(d) में, इसकी जो एडिशन होती रही इसमें भी केस ला चुके हैं। एडिशन ऑफ लोन एडवांसेज अदर देन क्रॉस चेक 39 वाले, उसकी एडिशन। फिर एडिशन अंडर 111 पे पहले भी हमने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, उसमें भी आप सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिटर इंक्रीज है 111(1) है, इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सपेंड मनी ओन्ड है, आर्टिकल है, एक्सपेंडिचर है, कंसील्ड सेल है, अनएक्सप्लेन सप्रेस प्रोडक्शन है, अनएक्सप्लेन चार्ज अमाउंट है, उसका डिसअलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन मोर्टाइजेशन है, डिसअलाउंस फाइनेंशियल उसके, डिसअलाउंस बैड डेट है, उसके बाद डिसअलाउंस वर्कर वेलफेयर फंड पार्टिसिपेशन, बैड डेट एक्सेट्रा है। इंक्वायरी कैन बी मेड ड्यूरिंग द एपलेंट प्रोसीडिंग। ये इससे बेस बन सकते हैं, इस पे वो कर सकता है। और नीचे हमने केस ला भी दिए हुए, कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, नीचे है केस ला ऑन द बेस्ट जजमेंट। आगे बेस्ट जजमेंट के इन हेडों को भी सारे हैं, ठीक है। अब वो वाले जो वो भी देख रहे हैं सिमल्टेनियसली, पीनल के भी अलग है कि पीनल असेसमेंट नहीं हो सकती, सिमल्टेनियसली नहीं हो सकती, वो वाला भी है, और टाइम बार्ड के भी है। वो सारे एरिया जो है ब्रांडी वाला अनरिपोर्टेड है, इसमें भी उन्होंने कहा जी वो 170(10) अगर नहीं दिया रिकॉर्ड तो 21 करें, 122 नहीं हो सकती। अभी भी एक जजमेंट लेटेस्ट 2023 में आई कि सिमिलरिटी दोनों नहीं हो सकते। हैं हाँ 121 के बाद 123 सी वाली 122 सी वाली जो थी उस पर जजमेंट अपील है कि नहीं है, ये तारक वाली नीचे आगे। ये किसकी है? हाँ ये ट्राइब्यूनल की 2023 167 है, सिमल्टेनियसली दोनों नहीं हो सकते। इसमें 122(9) और 121(1)(d) नॉन प्रोडक्शन वाला रिकॉर्ड दोनों सिमल्टेनियसली। आगे नेक्स्ट अगला हेड का अगला दें, ये सिमल्टेनियसली वाला है, पीनल वाला दिखा दें। इसमें यील्ड वाले और बेसिस सेल वाले, स्टॉक वाले, सारे हेड के हर हेड के अपने केस ला हैं, जितनी एडिशंस हैं। हाँ इसमें काम आ सकते हैं, वो सारे हैं इसमें हर हेड के ना,
तो गिफ्ट और एडवांसेस अदर देन क्रॉस चेक, बैड डेट, ये वो सारे हेड जो है उसके डिसलॉइंग जो है 174 की है या 21 की है, वो सारे इसमें केस लाए सारे। एंड पीनल असेसमेंट के भी है कि पीनल नहीं हो सकती, ठीक है, अलहदा भी केस ला है। एक तो आपने जर्नल डिस्कस किया है और एक वो आर्बिट्री भी नहीं हो सकती, विदाउट एविडेंस, या वैसे गैस वर्क भी नहीं हो सकती। एस्टिमेशन जो है दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन मटेरियल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और टाइम बार्ड का हमने पढ़ ही लिया, टाइम बार्ड के केस भी है, इडन बिल्डर्स है और भी, और एक रूपाली के पोस्टर का है वो, उसमें वो केस बेसिकली है कि आपकी एक्सटेंशन या रिडक्शन हो तो इम्प्लीकेशन जो है, जो मैंने पहले बताया। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चन है तो इसमें कोई सवाल सर 121 पे बेस्ट जजमेंट पे? तो नेक्स्ट टाइम हम मैंडेट असेसमेंट 122 करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरमन शाह सुखेरा साहब का। आज सेक्शन 121 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने हमें बड़ा डिटेल और बड़ा कम्प्रिहेंसिव गाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम सेक्शन 122 जो है अमेंडेड असेसमेंट उसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके ऊपर सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।